सरस्वती माता का नाम लेके आज की क्लास चालू करता हूँ। कल हम कहाँ पहुंच गए थे मेरे प्यारे प्यारे बच्चों? संविधान की प्रस्तावना हम पढ़ा रहे थे, वहीं से आज चालू करेंगे। आप सब लोगों का हार्दिक अभिनंदन मैं करता हूँ मेरे जिगर के टुकड़ों। एक दो सूचनाएं हैं। कि अगले ट्यूसडे से ये जो हमारा फाउंडेशन बैच है ये चल रहा है। इसमें नए कोर्स आ रहे हैं अगले ट्यूसडे से। तो कोई भी बच्चा अगर पॉलिटिकल साइंस ऑप्शनल पढ़ना चाहता है बेसिक से तो पढ़ सकता है। कौन सा कोर्स? पॉलिटिकल साइंस ऑप्शनल का कोर्स। और जो भी लोग मेंटरशिप का प्रोग्राम कर रहे हैं या करने की सोच रहे हैं, आ जाओ। आ जाओ। तो एक महत्वपूर्ण सूचना है मेरे बच्चों कि अगले, आगे बैठो थोड़ा बेटा, आगे बैठो, कि अगले ट्यूसडे से हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं मेंटरशिप प्रोग्राम ज्योग्राफी का और इन्वायरमेंट का, भूगोल का और पर्यावरण का। इसमें आप सबका स्वागत है। हाँ, जो लोग इस साल पीटी देने जा रहे हैं उनके लिए एक कोर्स है। और जो लोग ऑप्शनल खोज रहे हैं तो ऑप्शनल का कोर्स नए तरीके से चालू होगा। किससे? पॉलिटिकल साइंस ऑप्शनल का। पॉलिटिकल साइंस ऑप्शनल का भी कोर्स चालू हो रहा है ट्यूसडे से। ट्यूसडे यानी कौन सी तारीख पड़ेगी ट्यूसडे को? मेरे प्यारे प्यारे बच्चों, ट्यूसडे को चलेगी पड़ेगी तारीख 2। तो 2 तारीख से 2 फरवरी से 9 बजे किसी को पॉलिटिकल साइंस ऑप्शनल में 300 मार्क्स लाने हैं वो भी का चालू कर सकता है। कोई मेंटरशिप का प्रोग्राम ज्वाइन करना चाहे वो भी ज्वाइन कर सकता है। और करंट अफेयर की क्लासेस तो चल ही रही हैं फ्राइडे और सैटरडे, तो इस बात को आप ध्यान रखेंगे। अब आइए आज की क्लास चालू करते हैं बच्चों। क्या करते हैं? चालू करते हैं। कल आप लोगों ने देख लिया था प्रीएम्बल को, प्रीएम्बल को देख लिया। आपका नाम क्या है बेटा? रेशमा। एक आध क्लास कोई देखा जो हमारा? अच्छा अच्छा, आप ही उत्तराखंड से? अच्छा, इनके गांव से आई हो? बिल्कुल आज जानकार है। स्कूल में पढ़े? कहाँ पढ़े बेटा? अच्छा, गांव एक ही है या आस पास से ही? आपने तो दोबारा क्लास देखी होगी, देखी? आइए तो ध्यान से सुनना, जाके 2 क्लास देख लेना। कितनी क्लास? 2। तो दिखा देती, आज ही आइए क्या? हाँ, थक गए। कोई बात नहीं। तो ध्यान से सुनना। कल हम लोगों ने संविधान के बारे में पढ़ा था कि एक देश किस पर चलता है? संविधान। देश चलाने के लिए क्या चाहिए होते हैं? नियम, कायदे और कानून। घर चलाने के लिए भी चाहिए होते हैं रेशमा जी। घर भी किसी कानून पर चलता है, पीजी भी किसी कानून पर चलता है। ये दुनिया ही किसी ना किसी कानून पर चल रही है।
तो देश कौन से कानूनों पर चलेगा? देश के अंदर जितनी भी संस्थाएं होंगी वो क्या काम करेंगी? ये कहाँ लिखा रहता है मेरे जिगर के टुकड़ों? जब हमारा देश बना, जब हमारा देश बना, यहाँ हिंदू भी थे, यहाँ मुस्लिम भी थे, यहाँ सिख भी थे, यहाँ ईसाई भी थे, यहाँ पर बिहार के भी लोग थे, झारखंड के भी लोग थे, पश्चिम बंगाल के भी लोग थे। इन लोगों ने क्या सोचा कि भाई हम बुढ़े भी थे, जवान भी थे, एक साथ कैसे मिलकर रहेंगे? किताब कॉपी निकाल लो। तो आपस में लोगों ने क्या कर लिया? समझौता। उसी समझौते को क्या कहते हैं? संविधान कहते हैं। और संविधान में ही ये सारी चीजें लिखी हुई। और संविधान के हमने कल कितने वर्ड पढ़ लिए थे मेरे जिगर के टुकड़ों? 3 पढ़ लिए थे कि हमारा जो संविधान है उसमें लिखा है कि भारत कैसा होगा? भारत कैसा होगा? जैसे एक आदमी अपने घर का मालिक होता है, क्या होता है? मालिक। वैसे ही भारत अब किसी ब्रिटेन वगैरह का गुलाम नहीं होगा। तो भारत अब गुलाम नहीं है 1947 के बाद। क्या है? एक संप्रभु है। इट इज अ सोवरेन कंट्री। इट इज अ सोवरेन कंट्री। यह एक सोवरेन कंट्री है मेरे बच्चों। कैसी कंट्री है? इट इज अ सोवरेन कंट्री। दूसरा वर्ड हमने देखा था संप्रभु है। दूसरा वर्ड हमने कल देखा था कि जब देश आजाद हो जाता है तो वहां का एक प्रमुख बनता है, हेड ऑफ द स्टेट। क्या मेरे बच्चों? हेड ऑफ द स्टेट। जिसमें हमने देखा था मेरे प्यारे प्यारे बच्चों, भारत में हेड ऑफ द स्टेट राष्ट्रपति है और ब्रिटेन में वहां का राजा या रानी। तो जहां पर राजा और रानी हेड ऑफ द स्टेट हो उसको क्या कहते हैं? संवैधानिक राजशाही। क्या बोलते हैं बेटा? कि वहां संविधान भी चल रहा है, राजशाही भी चल रही, क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की क्या वर्ड है उसके लिए? और भारत में राजा या रानी देश का प्रमुख नहीं होगा। कौन होगा हेड ऑफ द स्टेट? जनता के बीच में से कोई भी बन सकता है। संप्रभुता किसके हाथ में होगी? हु विल हेड द सोवरेनिटी? जनता। तो हमने क्या लिया मेरे जिगर के टुकड़ों? हमने ये बोला कि कोई भी राजा या रानी प्रमुख ना होकर जनता के बीच से ही निकलकर आएगी। इसी को क्या कहते हैं मेरे जिगर के टुकड़ों? कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की। इतना हमने पढ़ लिया था। लोकतंत्र के टाइप भी हमने देख लिए थे, 2 टाइप होते हैं। यस या नो? आज जो हमें बात करनी है वो बात किस पर करनी है? धर्म पर। किस पर बात करनी है? ये 3 सवाल आपको आने चाहिए अगर आप यूपीएससी देने जा रहे हैं तो यू शुड नो दीज 3 क्वेश्चन। कितने क्वेश्चन? ये क्वेश्चन आपको आने चाहिए। ये यूपीएससी के लेवल के क्वेश्चन है। पहला क्वेश्चन, धर्मनिरपेक्षता के भारतीय मॉडल और पश्चिमी मॉडल में क्या अंतर है? व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन इंडियन मॉडल ऑफ सेकुलरिज्म एंड वेस्टर्न मॉडल ऑफ सेकुलरिज्म? भारत एक सेकुलर कंट्री दिखाने के लिए है। क्या दिखाने के लिए? इज इंडिया सूडो सेकुलर कंट्री? क्या भारत एक छद्म धर्मनिरपेक्ष है कि दिखने? भारत एक छद्म निरपेक्ष राष्ट्र है और फ्रांस, ये पूरी दुनिया धर्मनिरपेक्षता से क्या सीख सकती है? 3 क्वेश्चन के आंसर आपको आने चाहिए। नोटबुक जो हमने दी है उसमें तीनों के आंसर होंगे। मिली है आपको? इसमें है धर्मनिरपेक्षता का कॉन्सेप्ट है। तो सबसे पहले क्या जानने की कोशिश करते हैं?
कि धर्मनिरपेक्षता होती क्या है। ध्यान से सुनो, धर्मनिरपेक्षता होती क्या है? व्हाट इज सेकुलरिज्म? व्हाट इज सेकुलरिज्म? धर्मनिरपेक्षता का क्या अर्थ है? तो मेरे प्यारे प्यारे बच्चों, मैंने आपको बताया था एक बार, ध्यान से सुनना रेशमा जी, अब समझ में आएगा आपको। क्या आएगा? आप जो मैं बोलूंगा वो आपको समझ में आएगा। इस दुनिया में पहले राजा और रानी का शासन हुआ करता था, जानते हो इतनी बात तो सभी ने सुना है। और राजा और रानी किस पे आधार पर शासन करते थे? धर्म के। कहते थे कि मैं ईश्वर की संतान हूं। क्या बोलते थे? ईश्वर की संतान। कोई सूर्यवंशी, कोई चंद्रवंशी, कोई धर्म पुत्र। युधिष्ठिर को किसके पुत्र थे? धर्मराज के पुत्र थे वो। अर्जुन किसके पुत्र थे? इंद्र के। तो ये प्रथा चली हुई थी क्या मेरे बच्चों, कि जितने भी लोग थे अपने को ईश्वर से जोड़ते थे, और एक पुरोहित वर्ग था जो धर्म ग्रंथों की व्याख्या किया करता था। क्या था? धर्म ग्रंथों की व्याख्या किया करता था कि राजा जो कुछ भी कह रहा है उसकी बात मान लो। जो देश के कानून भी चल रहे हैं तो वो किसके आधार पर चल रहे हैं? धर्म के आधार पर। क्या बात क्लियर हुई? कि भाई जब उनसे ये पूछा गया कि ये बताइए, जब उनसे ये पूछा गया राजा से कि नियम कैसे बनाओगे, विवाह कैसे होना चाहिए, नौकरी किसकी लगनी चाहिए, टैक्स कैसे लिया जाना चाहिए, सरकार को कैसे चलाना चाहिए, ये बताइए। तो राजा ने कहा हमारी यहां तो एक किताब लिखी हुई है, उस किताब के हिसाब से हम चलाते हैं। और वो किताब कौन सी थी? मनुस्मृति, गीता, वेद, पुराण। तो एक धार्मिक कानून के हिसाब से मेरे प्यारे प्यारे बच्चों, किसके आधार पर? धार्मिक ग्रंथ के हिसाब से लोग क्या बनाया करते थे? को राजनीति में जोड़ा करते थे। जो देश चल रहा है उसमें जोड़ा करते थे, पॉलिटिक्स में जोड़ा करते थे। तो जब राजनीति को आप इसके हिसाब से कानून बनाने लग जाओगे कि भाई हमारे देश का कानून ये कहता है कि औरतें बुर्के में घूमेंगी, अकेले घर से बाहर नहीं निकलेंगी। कहां ऐसा होता है? अरब में, अफगानिस्तान में। तो वहां देश का कानून भी कैसा बन गया? धार्मिक आधार पर बन गया। देश का शासन भी किसके आधार पर चल रहा है? राजनीति भी किसके आधार पर चल रही है? जो नीतियां बन रही हैं वो किसके आधार पर बन रही है? पॉलिसीज आर ऑल्सो डिजाइन ऑन द बेसिस ऑफ रिलीजन। तो रिलीजन के आधार पर देश के नियम, कायदे, कानून, राजनीति, स्कीम चलने लगे तो उसको क्या कहते हैं मेरे जिगर के टुकड़ों? धर्मतंत्र। क्या वर्ड है? थियोक्रेसी। थियोक्रेसी का मतलब समझ में आया बेटा? आपको समझ में आया रेशमा? कि धर्म के आधार पर ही राजा बताएगा कि क्या सही होता है और क्या गलत होता है। कोई आधार होना चाहिए ना, तो उसका आधार क्या है? धर्म। आज भी अफगानिस्तान में चल रहा है कि नहीं? कह रहा है कि लड़कियों का बेड का स्कूल अलग, लड़कों का स्कूल अलग। उससे बोला क्यों? पूछोगे ना उससे कि ऐसा क्यों, तो क्या जवाब देगा?
हमारे धर्म में ऐसा। बोला हमारे यहाँ बॉलीवुड की फिल्म नहीं चलेंगी, लड़कियां कम कपड़े पहनकर नहीं निकलेंगी। उसने बोला क्यों? बोला बुर्का में ही निकलना पड़ेगा और एक आदमी के साथ ही जाना पड़ेगा। तो बोला क्यों? क्या बोला? हमारे धर्म में ऐसा लिखा है और उसी के हिसाब से आज हमने नियम कायदे कानून बनाए हैं। क्लियर हो गया कि अफगानिस्तान में, अरब में, भारत में भी ऐसा ही था। दलितों को मंदिर में घुसने का अधिकार नहीं दिया जाता था, गांव के बाहर रहने का अधिकार, गांव के बाहर रहते थे दलित। जानती हो रेशमा जी? सुना है नाम ये कभी? आपने भी सुना? उसी कैटेगरी से आते हो, बहुत अच्छी बात है। तो 10,000 साल उनके साथ अत्याचार हुआ, गांव के बाहर फेंक दिया गया, जमीन उनकी कोई दी नहीं, छोटे मोटे काम कराए, शिक्षा उनको दी नहीं, और उनकी आर्थिक स्थिति खूब खराब हो गई। क्योंकि बोला धर्म कहता है कि 4 वर्ण होंगे, क्या 4 वर्ण होंगे और सबके अधिकार अलग अलग होंगे। तो ये सब चल रहा था, स्त्रियों की भी बुरी दशा थी, और ये सब किसके आधार पर हो रहा था? रिलीजन। तो जब लोकतंत्र बोला, जब यूरोप में लोकतंत्र आया तो वो लोग घबरा गए। क्या मेरे जिगर के टुकड़ों? सबसे पहले धर्म की संकल्पना कहां पर आई थी मेरे जिगर के टुकड़ों? पश्चिमी यूरोप। वहीं पर पहले विज्ञान का विकास हुआ था, सोचने विचारने लोकतंत्र का विकास हुआ था। कहां पर हुआ था? पश्चिमी यूरोप। यूरोप मतलब फ्रांस, जर्मनी, इटली, यहीं पर पुनर्जागरण आया था। आदमी ने धर्म के चंगुल से अपने आप को बाहर निकाला था। पोप लोग जो वहां, पोप लोग, चर्च लोग ही सबका शोषण करते थे। क्या? पोप जानते हो? पादरी, पंडित, वो होता है ना, हिंदुओं में पंडित हुआ, मुसलमानों में मौलवी साहब, और क्रिश्चियन में ये सब भगवान से जोड़ने का रास्ता बताते हैं। क्या बताते हैं? तो उन्हीं उन्हीं का क्या था? उन्हीं का शासन चल रहा था बेटा। सबसे ज्यादा जमीन चर्चों के पास थी, सबसे ज्यादा करप्ट लोग वही थे, टैक्स भी नहीं देते थे, और जनता और राजा दोनों का ही शोषण किया करते थे। और वो कहते थे हमारी बात नहीं मानी तो नरक जाओ। फिर आदमी क्या करे? डर के मारे बात माननी ही पड़ती थी, और सबसे ज्यादा करप्शन वहीं पर फैला हुआ था। तो जब, और चर्च की राजा को भी माननी पड़ती थी और लोगों को भी माननी पड़ती थी। तो लोगों, और वो लोगों को लोगों से लड़वाता था। गोरे काले का भेद बना रखा था। तो जब लोकतंत्र आया मेरे प्यारे प्यारे बच्चों, रोहन इसको थोड़ा सा नीचे कर। जब लोकतंत्र आया तो लोकतंत्र में क्या बोला गया कि भाई आज अब के बाद हम कभी भी क्या नहीं करेंगे? धर्म के आधार पर शासन नहीं करेंगे। किसके आधार पर शासन नहीं करेंगे? तो इन्होंने राज्य को राज्य को और राजनीति को धर्म से बाहर निकाला। धर्म और राज्य को बाहर निकाला। और क्या बोला मेरे जिगर के टुकड़ों? जरा ध्यान से सुनना कि जो देश चलेगा, जो शासन चलेगा, जो सरकार चलेगी, जो नीतियां बनेंगी, द गवर्नेंस सिस्टम, गवर्नमेंट
पॉलिसीज अब वो धर्म के आधार पर नहीं चलेंगी, धर्म की जगह वो किसके आधार पर चलेंगी? सुना है ना ये वर्ड, सबसे खूबसूरत चीज आदमी के जीवन में, एक सबसे सुंदर चीज है जिसको क्या कहते हैं? बुद्धि, विवेक, तर्क, विजडम, लॉजिक और विजडम, लॉजिक, माइंड, कुछ भी बोल लो इसको, एक ही मतलब होता है। और अब हम देश की नीतियां चलाते वक्त किसका सहारा नहीं लेंगे? वी विल नॉट यूज रिलीजन। धर्म को अलग करो, धर्म अलग है, अपना मंदिरों में रहे, वहां लोग पूजा अर्चना करें, पर वो नीति निर्माण, कार्यक्रम, राजनीति में शामिल नहीं होगा। और धर्म को अलग कर दिया और देश को अलग कर दिया। जैसे अब कोरोना के टीके अगर लगेंगे किसी को, या राशन कार्ड बांटे जाएंगे, क्या बांटे जाएंगे? राशन कार्ड। राशन बांटा जाता है ना गांव में, देखते हो, तो पूछा जाएगा कि तुम्हारा कौन सा धर्म है, बोलो कि बताओ, पहले तुम अपना धर्म बताओ, अगर हिंदू हो तो ज्यादा मिलेगा, मुसलमान हो तो कम मिलेगा। नहीं, आप क्या होने चाहिए? नागरिक, उस देश के नागरिक हैं, तो चाहे आपका धर्म कोई भी हो। नहीं, बस में जब आप चढ़ेंगे तो पूछा जाएगा नाम बताओ, उसके हिसाब से टिकट होगा। नहीं, तो क्या हो गया? बुद्धि ये कहती है कि आदमी सब बराबर होते हैं, एक आदमी चढ़ रहा है, चाहे उसका धर्म कोई सा भी हो, टिकट बराबर लगना चाहिए। देते हैं, धर्म का सहारा आप लेते हैं। पहले तो राजा जिस धर्म के होते थे उसी धर्म के वो अपने लोग रखा करते थे, सरकारी नौकरी में राज्यपाल बनाते थे या पद वगैरह दिया करते थे। आज योग्यता, जिसकी नौकरी की क्षमता है, जो एग्जाम निकाल लेगा, चाहे उसका रिलीजन कोई भी हो, सबको नौकरी मिलेगी। तो अब आपको समझ में आया कि धर्मनिरपेक्षता क्या होता है। राजनीति को धर्म से अलग करना क्या कहलाता है? धर्म तो सेपरेटिंग रिलीजन फ्रॉम पॉलिटिक्स is called सेकुलरिज्म। क्लियर हुई बात? सेकुलरिज्म किसको कहते हैं? धर्म को राजनीति से अलग करना। समझ में आया कि चर्च अपना अलग चलता रहे, वो लोगों को धार्मिक बात बताता रहे कि क्या करना, 16 सोमवार करना, क्या करना, 16 सोमवार करना, क्या करना, मेरा पति मेरा देवता है, यस और नो, ये सब करना। लेकिन राजनीति में नहीं, मर जाए तो विसर्जन करना है कि कब्र में डालना, वो सब करो, लेकिन राजनीति में, राज्य की नीति निर्माण कार्यक्रम में आप भाग नहीं लोगे। आपका डोमेन अलग है, आप कहां तक सीमित हो जाओ? जो धार्मिक बातें हैं। समझ में आया? रेशमा जी क्लियर होती है बात आपको? बेटी आपको पूरी तरीके से? बहुत बढ़िया। बाकी लोग मेरे प्यारे प्यारे बच्चों, गायत्री, नरेश, प्रतिमा, रोशनी, शिल्पा? यस सर। यस सर। धर्मनिरपेक्षता क्लियर हो? क्यों आई धर्मनिरपेक्षता? क्योंकि पहले भेदभाव धर्मनिरपेक्षता के धर्म तंत्र के कारण हुआ करता था।
ठीक है। अब आओ वहां पर हुआ क्या, वहां पर हुआ क्या, वहीं पर ये कॉन्सेप्ट आया। उन्होंने क्या लिखा, ये 3-4 बातें लिखी कि राज्य का कोई धर्म नहीं होगा, जो देश एक होगा उसका कोई धर्म नहीं होगा। हिंदुस्तान एक धर्मनिरपेक्ष देश है। इंडिया इज अ सेकुलर कंट्री। इंडिया इज अ इंग्लैंड इज अ सेकुलर कंट्री। लोगों का धर्म होगा, लोग हिंदू हो सकते हैं, मुसलमान हो सकते हैं, ईसाई हो सकते हैं, ज्यूइश हो सकते हैं, लेकिन राज्य राज्य का धर्म नहीं है बाहर। राज्य न्यूट्रल है, धर्म से निरपेक्ष है। समझ में आ गई ये बात। शासन के कार्यों में धर्म का उपयोग नहीं होगा। जब भी whenever religion will not be used in politics and education system, जब भी कोई पॉलिसी बनेगी, प्रोग्राम बनेगा, रिलीजन का उपयोग नहीं किया जाएगा। नया कानून बन रहा है, स्कीम बन रही है, आजा बेटा बैठो, यहां बैठ जाओ जहां आपका मन करे। तो क्या मेरे जिगर के टुकड़ों, क्या कॉन्सेप्ट आया? रिलीजन विल नॉट बी यूज इन द डोमेन ऑफ पॉलिटिक्स। रिलीजन अलग रहेगा और पॉलिटिक्स अलग रहेगी, और देश का कोई धर्म नहीं होगा। यूरोप में ये बात आई, कब आई? रेनेसा के टाइम, जब पुनर्जागरण हुआ। कब हुआ पुनर्जागरण? रेनेसा। और हम लोगों का एक देश का क्या उद्देश्य है? व्हाट इज द ऑब्जेक्टिव ऑफ अ स्टेट? स्वर्ग में जाएंगे तो क्या होगा, नरक में जाएंगे तो क्या होगा, ये सब बातें करना। व्हाट इज द रोल ऑफ द स्टेट? द रोल ऑफ द स्टेट इज टू टॉक अबाउट ट्रांसेंडेंटल वर्ल्ड। या फिर राज्य का उद्देश्य क्या है कि जो दुनिया में अभी लोग रह रहे हैं उनको रोटी, कपड़ा, मकान, रोजगार, उनका जीवन की गुणवत्ता आगे बढ़नी चाहिए। What will be the role of the state? To talk about this world, present world, visual world, and should promote welfare of mankind. क्या मेरे जिगर के टुकड़ों, कि मानव कल्याण और वैज्ञानिक प्रगति को हमको बढ़ावा देने। क्लियर हो गई? देखते हो कोई बात करता है जब कोई स्कीम निकल कर आती है कि मनरेगा की स्कीम निकल के आई है कि ये भोजन खाइए, भगवान ने दिया है और इसे खा के आप स्वर्ग पहुंच जाएंगे। ऐसा बोलते हैं क्या राशन की दुकान वाला? क्या बोलता है कि भाई सरकार ने दिया है, आप लोगों का क्या भर सके, पेट भर सके। आ जाओ। और जितने भी आगे जाके डिसीजन लिए जाएंगे, क्या मेरे जिगर के टुकड़ों, आगे से जो भी नीति निर्माण होगा, वट एवर द पॉलिसीज, प्रोग्राम विल बी डेवलप्ड, इट विल बी ऑन द बेसिस ऑफ लॉजिक। समझ में आया? क्या किसके आधार पर पॉलिसीज बनेंगी? तर्क के आधार पर। और हम आस्था का सहारा नहीं लेंगे। और अगर आस्था तर्क के दोनों में टकराव हो जाता है, व्हेन फेथ एंड लॉजिक आर इन कॉन्ट्राडिक्शन विद ईच अदर, तब क्या करोगे? किसको वरीयता दोगे? इतना किसको देते बेटा? आपको अपनी को नहीं पता? अच्छा, डिस्क्राइब नहीं कर सकते तो कोई बात नहीं। तो हम लोग क्या पढ़ रहे हैं? धर्मनिरपेक्षता। क्या पढ़ रहे हैं? व्हाट इज सेकुलरिज्म। ये कॉन्सेप्ट कहां से आया, इसके लिए दोहराता हूं 2 मिनट। सेकुलरिज्म कॉन्सेप्ट आया है वेस्ट से। पहले धर्म का बोलबाला था, जो देश चल रहा था वो रिलीजन के आधार पर ही चल रहा था, धर्म के आधार पर ही चल रहा था, और धर्म में बहुत सारी प्रॉब्लम्स थी। वो कास्ट सिस्टम फैलाए हुए था, महिलाओं की दशा बुरी किए हुए था, वुमेन कंडीशन वर पैथेटिक,
देयर वॉज कास्ट सिस्टम, लिंग भेद भी था, जेंडर, बहुविवाह, पोलेगैमी, मरने के बाद स्त्री को कहां जाना है, चिता पर लेटकर जाना है। और एक धर्म का आदमी अगर राजा बन गया तो अपने लोगों का को तो आगे बढ़ा रहा है और दूसरे लोगों के साथ क्या कर रहा है, जजिया लगा दे रहा है। क्या लगा दे रहा है, जजिया। इफ अ किंग इज ऑफ अ पर्टिकुलर रिलीजन, ही इज मेकिंग फ्रेमिंग लॉ इन अ मैनर विच सूट हिज रिलीजन and he was discriminated with other religion। अन्य धर्मों के साथ क्या कर रहा था, भेदभाव। अपने को प्रमोट कर रहा है कि करो, खूब मनाओ, और दूसरे को क्या कर रहा है, बोल रहा है मंदिर भी जाओगे तो टैक्स देना पड़ेगा, पुटिंग टैक्स। और ये हर रिलीजन ने किया है, हिंदू रिलीजन ने भी किया, मुस्लिम ने भी किया, ईसाइयत ने भी ये काम किया। इट इज नॉट अबाउट रिलीजन, इट इज अबाउट अ पर्टिकुलर फिलॉसफी। ये फिलॉसफी के बारे में, किसके बारे में मेरे बच्चों। तो जब आदमी जागा तो उसने कहा अब हम रिलीजन का प्रयोग नहीं करेंगे, रिलीजन की एक अपनी जगह है, वो घर तक रहे, लोग उसको पूजे, लेकिन जब देश की बात आएगी, राज्य की बात आएगी, नीति निर्माण की बात आएगी, राजनीति की बात आएगी, तो रिलीजन का हम यूज नहीं करेंगे। तो क्या कॉन्सेप्ट निकाले गए मेरे जिगर के टुकड़ों, स्टेट विल नॉट हैव एनी रिलीजन, राज्य का कोई धर्म नहीं होगा, रिलीजन विल नॉट बी यूज इन मेकिंग एनी लॉज, कानून बनाते टाइम, शिक्षा देते टाइम धर्म का उपयोग नहीं होगा। और हम लोगों का लक्ष्य क्या है, व्हाट इज द ऑब्जेक्टिव, कि हम आस्था को छोड़कर तर्क के आधार पर वैज्ञानिक जीवन जिए और सारे निर्णय किसके आधार पर लिए जाएं, लॉजिक, तर्क। समझ में आया। और पुरानी बुराइयों को दूर किया जाए, वी शुड एंड ऑल द इवल। ये आ गई बात कहां की, ये कहां पर हुआ मेरे जिगर के टुकड़ों, यूरोप। इसी अवधारणा को कहते हैं वेस्टर्न कॉन्सेप्ट ऑफ सेकुलरिज्म, धर्मनिरपेक्षता की पश्चिमी अवधारणा, कॉन्सेप्ट ऑफ सेकुलरिज्म इन दी वेस्टर्न वर्ल्ड। समझ में आ गया, क्यों आया ये भी समझ में आया रेशमा जी, क्योंकि धर्म के कारण वहां क्या हो रही थी, भेदभाव हो रहा था। आपको भी समझ में आया, आपको राहुल साहब, बेटा आपको, जुगनी जी आपको, थोड़ा बहुत, कोई बात नहीं। अब इंडिया पर चलते हैं, आ जाएगा समझ में, व्हाट इज इंडियन सेकुलरिज्म। अब इंडिया में घुसते ही प्रॉब्लम आ जाती है, क्या आ जाती है, प्रॉब्लम। हमारे यहाँ धर्म है क्या यही पता नहीं, व्हाट डू यू मीन बाय रिलीजन, वी आर नॉट श्योर। इतने सारे रिलीजन है, पहले कोई गणेश को मना रहा है, पहले गणेश मनाए कि करूं मैं तेरा ध्यान, प्रथम देवता कौन है, गणेश। फिर कोई हर हर शंभु, कोई शंभु बता रहा है, फिर कोई क्या कह रहा है, साईं तेरा सहारा, कोई क्या कह रहा है, कोई कह रहा है विष्णु हरे कृष्णा हरे, कोई कह रहा है ये सब बेकार है, आंख बंद करके, आंख बंद करके निराकार का दर्शन करना है। कंफ्यूज बहुत है, इंडिया में इतने रिलीजन है कि क्या है, कंफ्यूजन बहुत है ना। तो इंडिया इज अ वेरी डाइवर्स नेशन। सबसे पहले तो इसकी मीनिंग ही पता नहीं है कि रिलीजन शब्द का मतलब क्या है, धर्म का मतलब क्या है। हमारे यहाँ धर्म का मतलब है जिसको धारण किया जा सके। धर्म का मतलब क्या है, अब धर्म के दो मतलब होते हैं भारत में आते ही, इसको ध्यान से आज ही समझ लो। व्हाट डू यू मीन बाय धर्मा, हमारे यहाँ धर्म का मतलब होता है कर्तव्य। इसका संस्कृत शब्द का अर्थ क्या है,
इट्स लिटरल मीनिंग इज ड्यूटी। तो ये जो आप रिलीजन कहते हैं, इसका भारत में अर्थ क्या है? हिंदू धर्म, मुस्लिम धर्म, ईसाई धर्म, ये असलियत में धर्म नहीं है। इनके लिए वर्ड, क्या वर्ड बना है बताओ जुगनी? हिंदी में क्या वर्ड बना है शिल्पा जी? इसके लिए वर्ड बना है, धर्म के लिए जो आप बोलते हैं, इसके लिए वर्ड बना है पंथ। इसके लिए वर्ड बना है ये वर्ड बना है, समझ में आया? इंग्लिश में तो एक ही वर्ड है, रिलीजन। क्लियर हुई बात? तो आप हम बोलते हैं हिंदू धर्म, मुस्लिम धर्म, पर असलियत में अगर उनको सही से देखा जाए तो उनका मतलब क्या है? हिंदू संप्रदाय और मुस्लिम संप्रदाय और ईसाई संप्रदाय, है ना? रिलीजन कहां से निकला है? रूट वर्ड है रिलीगेरे। क्या वर्ड है? जो ईश्वर से, भारत ईश्वर से को मनुष्य से जोड़े। कोई नहीं देखा आगे, एक आध मिनट के लिए जाती है, बहुत देर के लिए। बेटा ये दरवाजा खोल दो। और एक क्वालिटी का नोट्स होगा, वो उसमें उठा के देना। क्या मेरी आवाज आती है शिल्पा? यस सर, आ रही है। सॉरी वो लाइट चला गया था बीच में। थैंक यू। तो हमने देखा इंडिया का मतलब क्या है और वेस्ट का मतलब क्या है। यस या नो? देख लिया बेटा? देख लिया। तो हमारे यहाँ हमने क्या बोला? हमने बोला हम अपने कर्तव्यों से विमुख हो जाए क्या? शुड वी स्पे मूव अवे फ्रॉम आवर ड्यूटी, कि उससे अलग हो जाए? द आंसर इज नो। तो हमने जो वर्ड का यूज किया है वो क्या यूज किया है? कि हमको भारत को किससे अलग होना है? इसीलिए ये वर्ड नजर आता है हमारे, पर आप घबराना मत। इंग्लिश में तो एक ही वर्ड है सेकुलरिज्म, पर इंग्लिश में संप्रदाय का मतलब भी रिलीजन होता है ना? तो हमें धर्मनिरपेक्षता नहीं, हमने क्या वर्ड लिखा है, लिया है? पर आप घबराना मत, कभी धर्मनिरपेक्षता लिखा आएगा, कभी पंथ निरपेक्षता, लेकिन पॉलिटिकल साइंस में दोनों का मीनिंग एक ही है। क्या ये बात समझ में आई? आप कंफ्यूज नहीं हो? तो एक दिक्कत तो ये आई। दूसरी दिक्कत ये आई, हमारे यहाँ धार्मिक समस्या वैसी नहीं थी जैसी कहां थी? वेस्ट में। हमारे यहाँ तो बहुत सारे रिलीजन थे और रिलीजन अच्छी अच्छी बातें
सिखाते हैं? क्या सिखाते हैं? हमारे यहाँ तो कोई प्रॉब्लम नहीं थी। जैसे वहां तो राज्य का निर्माण ही हुआ था चर्च के खिलाफ। द स्टेट वॉज क्रिएटेड इन द अपोजिशन ऑफ चर्च। पर हमारे यहाँ ऐसा नहीं था। हमारे यहाँ तो बहुत सारे धर्म फल और फूल रहे थे और फल और फूल रहे हैं। तो हमने क्या कहा, एक गलती हमसे और हो गई थी, क्या? विभाजन। अंग्रेजों ने फूट डालो राज करो, डिवाइड एंड रूल। क्या मेरे जिगर के टुकड़ों? डिवाइड एंड रूल। धर्म के नाम पर हमको बांटा। 1909 से ही बांटना चालू कर दिया था, 1905 से ही। 1905 पार्टीशन ऑफ बंगाल, सुना है आपने? पार्टीशन ऑफ बंगाल 1909 में। सेपरेट इलेक्टोरल सिस्टम, पृथक निर्वाचन व्यवस्था की मुसलमान लोग खड़े होंगे और केवल मुसलमान ही उनको वोट दे सकते हैं। सुना है रेशमा ऐसा कुछ? सुना है? 12th में, ग्रेजुएशन में सुना है? आपने कौन सी स्ट्रीम से की है ग्रेजुएशन? स्टैटिक्स। फिर भी ये पढ़ा है हिस्ट्री थोड़ा बहुत? आपने पढ़ा है थोड़ा बहुत हिस्ट्री? पढ़ा है वैसे थोड़ा बहुत। तो इतना तो समझ में आया कि 1905 और 1909 यहां पर बंगाल का विभाजन हुआ था, द पार्टीशन ऑफ बंगाल, इसी शर्त पर कि जिस तरफ मुस्लिम एरिया है उनको अलग कर दिया गया, उनको लॉलीपॉप दे दिया गया। क्या दे दिया गया? कि भाई इधर पूरे बंगाल की अभी जो राजधानी है वो कोलकाता है और यहाँ हिंदू डोमिनेंट है। तुम मुसलमानों, तुम्हारे लिए हम बंगाल अलग कर देते हैं, तुम्हारी हो जाएगी ढाका और तुम्हारे काम यहीं पर सारे सद जाएंगे। उन्होंने हथेली में ही चांद देख लिया, बोला अच्छा, बहुत अच्छा है। और लॉर्ड कर्जन की इस नीति को स्वीकार कर लिया। अगर वहां हम ना रुकते, रोक लेते इसको, तो ना पाकिस्तान बनता और ना बंगला। ये आज कौन सा देश है? बांग्लादेश। इट इज बांग्लादेश। तो खैर विरोध भी हुआ इसका, पर चाल खत्म नहीं हो पाई। 1906 में फिर किसका गठन हो गया? मुस्लिम लीग। जानते हो, एक संस्था का निर्माण हो गया जो किसके लिए बनी? मुसलमानों की सरपरस्ती को आगे बढ़ाने के लिए। और उसके बाद 1909 में उन्होंने क्या मांग लिया? सेपरेट इलेक्टोरल सिस्टम, पृथक निर्वाचन व्यवस्था। और उससे बड़ी गलती हुई 1916 में, कांग्रेस ने इसको मान लिया। यही देश विभाजित हो चुका था। लोग कहते हैं कि विभाजित हुआ 1947 में, लेकिन 5 में नींव पड़ गई थी, 6 में इसको प्रमोट किया गया था, 9 में इसमें घी में आग लगी थी और यहीं पर सहमति बन गई थी कि दो अलग अलग कम्युनिटी के लिए दो अलग अलग सेपरेट इलेक्टोरल व्यवस्था हो सकती है, और उसको कांग्रेस ने भी स्वीकार कर लिया था। यहीं मर गया। और उसके बाद खिलाफत का आंदोलन हुआ 1919, जिससे फिर नॉन कॉपरेशन मूवमेंट चालू हो गया, जहां धर्म के नाम पर आंदोलन चालू हो गए। फिर चीजें आगे बढ़ती रही और एक समय ऐसा आया कि 2 स्टेट थ्योरी, कि हिंदू और मुसलमान एक साथ नहीं रह सकते। क्यों नहीं रह सकते? पाकिस्तान से ज्यादा मुसलमान हिंदुस्तान में आज रह रहे हैं। क्या दिक्कत है साथ में रहने की? कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन उस तरह की बात करके भारत को बांट दिया गया, और कांग्रेस की भी गलती थी। अंग्रेजों की इस चाल को हम समझ नहीं पाए। तो अब 2 कॉन्सेप्ट आपको सीखने हैं मेरे जिगर के टुकड़ों, मेजॉरिटी और माइनॉरिटी। क्या सीखना है? ध्यान से सुनोगे कि व्हाट इज मेजॉरिटी और व्हाट इज माइनॉरिटी। इससे पहले आप सेकुलरिज्म सीख नहीं सकते। क्या सीखना होगा आपको? मेजॉरिटी और माइनॉरिटी का क्या मतलब होता है, व्हाट डू यू मीन बाय इट।
इसका क्या मतलब होता है, ध्यान से सुनो। पॉलिटिकल साइंस में जिनकी संख्या ज्यादा होती है, दोज हु आर इन ग्रेटर नंबर, दे आर कॉल्ड मेजॉरिटी। जिनकी संख्या क्या है, उनको क्या कहा जा रहा है, बहुसंख्यक या मेजॉरिटी। जिसकी संख्या कम है, दोज आर हु आर फ्यूअर इन नंबर, इसमें कम संख्या में है। क्या मेरे जिगर के टुकड़ों, फ्यूअर, कम, उनको क्या कहा जाता है, अल्पसंख्यक। अब इनकी टेंडेंसी रहती है क्या करने की, डोमिनेट करने की। जानते हो, एक गांव के अंदर देखोगे 100 घर हैं और 100 में से 80 घर एक कास्ट के हैं और 20 घर दूसरी कास्ट के हैं। तो क्या होगा मेरे जिगर के टुकड़ों, 80 वाले जब बाहर निकलेंगे और वो माइनॉरिटी वालों को देखेंगे तो क्या कहेंगे, खाल में रहियो, उड़ियो मत, उड़ा देंगे। उनके अंदर ऐसी टेंडेंसी आ जाएगी, आ जाती है, क्योंकि वो उनकी ताकत ज्यादा है। अब इनकी माँ क्या समझा के बेचेगी इनको, देखियो बाहर माहौल खराब है, हमारे भी कम घर हैं, थोड़ा हिसाब किताब से रहियो, ज्यादा उड़ियो मत। तो आपने क्या सीखा, इनकी टेंडेंसी है डराना और इनकी टेंडेंसी है कुछ ना भी हो तो भी ओए माँ, कुछ हुआ भी नहीं, अभी किसी ने डराया भी नहीं, लेकिन जरूरत से ज्यादा डर के रहे। ये टेंडेंसी पाई जाती है कहीं भी। ये कास्ट बेस भी हो सकती हैं, जेंडर बेस भी हो सकती हैं, रिलीजन बेस भी हो सकती हैं, एथनिसिटी बेस भी हो सकती है, धर्म के नाम पर भी हो सकती है मेरे जिगर के टुकड़ों, जाति के नाम पर भी हो सकती हैं, लिंग के नाम पर भी हो सकती है। ये कोई स्पेसिफिक रिलीजन स्पेसिफिक कॉन्सेप्ट नहीं है, नस्ल के नाम पर, लैंग्वेज के नाम पर भी हो सकती है। जैसे एक उदाहरण देता हूं, एक डब्बा है, बस है, एक बस या एक जगह है जहां ज्यादातर लड़के खड़े हैं रोड पर। कि क्या खड़े हैं, लड़के खड़े हुए 10-12, उधर से एक लड़की गुजर रही है। लड़की को कभी ऑब्जर्व करना, कभी ऑब्जर्व करना, ऐसे में वो ऐसे निकलेगी, उसके मन में क्या रहेगा, किसी तरह यहां से निकल जाओ, है ना। पहले सुना, ध्यान से सुनो, सही कह रहे हो आप, जमाना बदल गया है ना, है नहीं, अभी जमाना कहीं बदला नहीं, आपको वो अब आप उसका दिमाग कैप्चर नहीं कर पा रहे। हो सकता है उसने कपड़े यंग पहन लिए हों, दिखने में थोड़ी मॉडर्न हो, अगर आप कुछ कह दे तो हो सकता है आंख भी दिखा दे, लेकिन वो डर अभी भी गया नहीं। फिर उदाहरण को पलटो, एक गार्डन है कॉलेज का, क्या है, या फिर एक सड़क है, सड़क पर 10-15 लड़कियां खड़ी हैं, या गार्डन में, वहां से एक लड़का निकले जा रहा हुआ है, यकीन मानो वो लड़कियां लड़के को छेड़ देंगी। आपने महसूस किया ऐसा, वो लड़का फिर कैसे निकलेगा, ऐसा कभी आपने अपने जीवन में देखा है, जुगनी जीवन में देखा है, कहां पर बताओ, कब, है हाँ, तो उड़ाती थी, क्या बोलती थी आपके, ऐसा ही बोलती है, तेरे, हमने तो सोचा ये टेंडेंसी सिर्फ किसमें पाई जाती है, लड़कों में, कि लड़की स्मार्ट है या नहीं, लड़कियों में भी ये टेंडेंसी है कि ठीक लग रहा है कि नहीं, अरे तेरे, पहली बार मालूम पड़ा मेरे को, तो है ऐसी टेंडेंसी। भाई हम है तो मनुष्य ही ना, भाव क्या है, जो हमारे भाव हैं, इमोशंस हैं, वो एक ही जैसे हैं, चाहे हमने हमारा जेंडर कैसा भी हो, मेजॉरिटी ऑफ द इमोशंस आर मोर और लेस सेम।
इतना आप समझ गए। तो सेफ गार्ड किए जाते हैं, डेमोक्रेसी में सेफ गार्ड किया जाता है कि ये लोग डरे ना और ये जरूरत से ज्यादा डराए ना, है ना। इनको पूरी दुनिया में विशेषाधिकार दिए जाते हैं। क्या दिए जाते हैं? ऑल दी माइनॉरिटीज आर गिवन सेपरेट राइट्स। क्या मेरे जिगर के टुकड़ों? स्पेशल राइट, कुछ अलग अधिकार दिए जाते हैं कि वो अपने कल्चर को बचाए रख सके। और जितने भी अत्याचार होते हैं किसी देश के अंदर, वो अधिकतर इन्हीं पर होते हैं पूरी दुनिया में। श्रीलंका में अभी तमिलों पर हो रहे हैं, म्यांमार में अभी रोहिंग्या मुसलमानों के ऊपर हो रहे हैं, तालिबान में अगर वहां जाओगे पाकिस्तान में तो वहां नॉन मुस्लिम कम्युनिटी पर हो रहे हैं, बांग्लादेश में नॉन मुस्लिम लोगों पर हो रहे हैं। इंडिया में ऐसा आरोप लगाता है, आप किसी के सामने कहेंगे नहीं, ना बोलेंगे अगर आईएएस बनना है कि मुसलमानों पर जम्मू कश्मीर में अत्याचार होते हैं, पर आप बोलेंगे नहीं कभी, क्योंकि आप कौन सी सर्विस के लिए जा रहे हैं? इंडियन सिविल सर्विस। इस सवाल पे आप चुप हो जाएंगे या बोलेंगे बहुत अच्छा कर रहे हैं हम। कौन बोलता है ये बात? है ऐसा आरोप लगाया जाता है। क्या लगाया जाता है? आप जाओगे कहां? यूरोप में जाओगे तो वहां मुस्लिमों पर और हिंदुओं पर होते। वो क्रिश्चियनिटी को कहते हैं कि इससे करो, दिवाली पर छुट्टी नहीं देंगे, होली पर छुट्टी नहीं देंगे, लेकिन क्रिसमस में बोलेंगे कि भाई तुम्हारी 20 दिन की छुट्टी है। क्या करूंगा मैं 20 छुट्टी लेके दिसंबर में? तो ऐसा होता है। ये बात समझ में आई? तो हमारे यहाँ सबसे बड़ी गलती क्या बन गई थी कि हम ये समझ नहीं गए और भारत का बंटवारा हो गया और इनको डर लगने लगा। भारत का तो टुकड़े टुकड़े हो ही गए, तीन भागों में विभाजित हुआ भारत, दो भागों में शुरुआत में, एक पाकिस्तान और एक इंडिया। और बाकी और माइनॉरिटी थी भारत में। दो तरह की माइनॉरिटी मानी जाती हैं, ध्यान से सुनोगे। एक रिलीजियस, एक मेरे बच्चों कौन सी? रिलीजियस, ध्यान से सुनो, और एक लिंग्विस्टिक। कौन सी मेरे जिगर के टुकड़ों? एक धार्मिक और एक भाषाई। दो तरह की मानी जाती है, एक लिंग्विस्टिक और एक रिलीजियस। तो भारत में हिंदू रिलीजन ज्यादा है, हिंदू रिलीजन के लोग ज्यादा हैं, तो इनको क्या माना जाता है? मेजॉरिटी। और हिंदी भाषा ज्यादा लोग बोलते हैं, इसको भी क्या माना जाता है? मेजॉरिटी। और हिंदू के अलावा जितने भी धर्म इंडिया में एग्जिस्ट करते हैं, सबको कौन से रिलीजन माना जाता है? माइनॉरिटी रिलीजन। और हिंदी के अलावा जो भी भाषा बोली जाती है उसको क्या माना जाता है? इंग्लिश लैंग्वेज। और इनके लिए विशेषाधिकार दिए जाते हैं। They were conferred with the special right. This phenomena is called multiculturalism, बहुसंस्कृतिवाद। अब हम पढ़ क्या रहे थे? हम पढ़ रहे थे मेरे जिगर के टुकड़ों, भारत ने कौन सी धर्मनिरपेक्षता को अपनाया? यस या नो? Which kind of secularism India has adopted? तो भारत में कई धर्म पाए जाते हैं। भारत में क्या पाए जाते हैं? कई रिलीजन पाए जाते हैं। और हमसे दिक्कत भी हो गई थी, धर्म के नाम पर भारत का विभाजन, द डिवीजन ऑफ इंडिया ऑन द बेसिस ऑफ रिलीजन। तो हमने आराम वाला तरीका अपनाया। कैसा तरीका अपनाया? हाँ, ये थोड़ा ठीक से डेलिकेटली हैंडल करना है इंडियन सेकुलरिज्म को। तो हमने बोला ये सब हम मानने के लिए तैयार हैं, वेस्ट के मॉडल को मानने के लिए तैयार है, ऐसा ही होना चाहिए, लेकिन हम इसमें कुछ और बातें भी ऐड करेंगे। वी आर इन प्रिंसिपल विद द एग्रीमेंट विद द वेस्टर्न कॉन्सेप्ट ऑफ सेक्युलरिज्म, बट वी विल ऐड few more thing। भारतीय मॉडल,
भारत ने बोला भारत का कोई रिलीजन नहीं होगा, ये वाले विचार, इंडिया विल नॉट हैव एनी रिलीजन। भारत भी एक सेकुलर कंट्री है, यहाँ कोई नीति निर्माण करते वक्त रिलीजन का सहारा नहीं लिया जाएगा। वी विल नॉट यूज रिलीजन while making framing any law, designing any program, and it's in education as well. हम भी welfare of the people in the worldly affair, मानव कल्याण, वो भी कहां पर, मानव का कौन सा कल्याण, स्वर्ग नरक पहुंचाओगे कि यहाँ वाला, हाँ इहलौकिक, वर्ल्डली, नॉट ट्रांसेंडेंटल, मरनेवाद वाला यहाँ। और आस्था पर निर्णय नहीं, किस पर रिलीजन निर्णय, रिलीजन। लेकिन हम कुछ बातें और ऐड कर रहे हैं। भारत में कई रिलीजन माने जाते हैं तो हम सबके लिए क्या मानेंगे मेरे जिगर के टुकड़ों, भारत में सभी धर्म समान। हमने वहां पे ऐसा नहीं लिखा है, हमने लिखा कि यहाँ पर क्योंकि हिंदू भी पाया जाता है, मुस्लिम पाया जाता है, कोई धर्म बड़ा छोटा, और दे विल गेट इक्वल प्रोटेक्शन फ्रॉम द स्टेट। सब धर्म बराबर और सबको भारत सरकार द्वारा मिलेगा। वहां नहीं लिखा है ऐसा। यहाँ पे मस्जिद जाओगे तो पुलिस वाला खड़ा होगा, आज भीड़ होती है इसलिए नहीं, कोई उनको अपनी धार्मिक उपासना करने से रोके नहीं। Nobody has the right to stop them to profess their religion। जब जलूस निकलेगा तो जलूस की रक्षा के लिए कौन निकलेगा, पुलिस घेर के निकलेगी। बकरी ईद पे भी निकलेगी, और हिंदुओं का भी कुछ निकलेगा। ये सिर्फ अल्पसंख्यकों के लिए नहीं है, सभी के लिए। ये सब समान है, कोई बड़ा छोटा नहीं है, एंड दे विल गेट इक्वल प्रोटेक्शन। क्लियर हुई बात, दे विल गेट इक्वल प्रोटेक्शन। ये तो पता ही है, स्टेट विल हैव नो रिलीजन। और तीसरा जो वेस्ट में नहीं है, कि अगर मान लो ईसाइयत में कोई दिक्कत आ रही है तो क्या धर्म, क्या स्टेट उसके अंदर घुसकर उस कुरीति को निकाल सकता है? इन दी वेस्ट नो। क्या अगर आप पश्चिम में जाएंगे तो वहां पर एक सीधा सा विचार है, कौन सा विचार, सीधा सा विचार है मेरे जिगर के टुकड़ों, स्टेट अपने डोमेन में काम करेगा और धर्म अपने में, और दोनों एक दूसरे के मामले में कोई हस्तक्षेप नहीं करेंगे। आपको एक चीज जाननी चाहिए कि वेस्ट में एबॉर्शन को गलत माना जाता है। क्या माना जाता है? गर्भपात को बुरा माना जाता है। क्यों माना जाता है? इतने आपको लोग मॉडर्न नजर आते हैं, इवन देन इट इज नॉट ट्रीटेड एथिकल। वो इसलिए कि वो ये कहते हैं कि जब भ्रूण बन गया, क्या बन गया, जब एक बार फीटस बन गया है ना, 7 दिन का भी हो गया, 2 दिन का भी हो गया, प्रेगनेंसी आ गई जिस दिन, उस दिन जीवन चालू हो गया। ईसाइयत क्या मानती है? व्हेन लाइफ स्टार्टेड, व्हेन फीटस इज फॉर्म, जब भ्रूण बनना चालू हो जाए, तो उस भ्रूण को मार रहे हो तो किसको मार रहे हो? जान मार रहे हो। और हम लोग तो अब ऐसा नहीं मानते, हम तो जिंदे को मानते हैं, है ना, कि लाइफ स्टार्टेड व्हेन जन्म लेता है ना। पर ऐसा नहीं, कुछ हफ्ते से ज्यादा बढ़ जाए तो वो माना जाता है। तो वहां कई देशों में आज भी एबॉर्शन को लेकर कानून है कि आप एबॉर्शन नहीं करा सकते। क्या बात कर रहे हो? हाँ, रिलीजन कुछ भी नहीं, राज्य कुछ भी नहीं कर सकता वहां। दूसरा, वहां पर अगर मान लो किसी भी चर्च के अंदर किसी को जाने से रोका जा रहा है, तो क्या वो जाके बोल सकता है एग्जीक्यूटिव, लेजिस्लेचर, जुडिशरी में, स्टेट के पास कि मुझे रोका जा रहा है, बोला जा रहा है रोका जा रहा है, तो ठीक है, ठीक ही कहते होंगे धर्म वाले।
वो कहता है ये हमारा काम नहीं। उन्होंने नियम बना रखे, जो बना रखे वो सही है, हमें तो अपना काम करना है। क्या ये बात समझ में आई? हिंदुस्तान ने ये नहीं लिया। हिंदुस्तान ने क्या बोला? बहुत कुरीतियां हैं धर्म के अंदर, 3 तलाक कराता है। क्या कराता है? बोल देता है तलाक तलाक तलाक, और कोर्ट में जाके बोला डिवोर्स हो गया। बोला कैसे? बोला तलाक तलाक तलाक। बोला कैसे? बोला ना तलाक तलाक तलाक। बोला कैसे? बोला बता तो रहा हूं, हमारे रिलीजन में लिखा हुआ है। बोला नहीं, रिलीजन नहीं चले, वुमेन की गरिमा है। उसने बिल्कुल सही कह रहे हो, उसने तो सही बात है, कुछ लोगों ने इसको प्रमोट कर दिया है ना। ज्यादातर ना रिलीजन की कोर वैल्यू इसको मानते नहीं, मानते नहीं। तो उसने बोला कि रिलीजन के आधार पर ये दिया नहीं जा सकता। बोला क्या हिंदू क्या बोलता है कि मेरा रिलीजन कहता है मेरी 5-7 घरवाली होनी चाहिए, और मेरा रिलीजन भी क्या कहता है? क्या कहता है कि पति खत्म तो पत्नी को भी उसके पीछे पीछे चल देना चाहिए। किस पर बैठकर? चिता पर बैठकर। जलाओगे? बोला मेरा रिलीजन कह रहा है मुझे कई शादी करनी है। बोला नहीं, हमारे हमारे संविधान में क्या लिखा है? अगर कोई रिलीजन में क्या है, बुराई है किसी भी रिलीजन में, तो उसको दूर करने के लिए स्टेट कैन इंटरवीन। राज्य किसी भी धर्म की बुराई को खत्म करने के लिए धर्म के अंदर हस्तक्षेप कर सकता है। क्या बोला? घुसने नहीं देंगे। दलित हो मंदिर में घुसने नहीं देंगे, पानी पीने यहां इस कुएं से नहीं देंगे। स्टेट घुस गया, बोला कौन रोकेगा? कौन रोकेगा? बोला हम रोकेंगे। क्यों रोकोगे? मेरे रिलीजन में लिखा है। बोला चांटे पड़ेंगे, रोक के दिखा, कहां डाल दूंगा। बोला ठीक कह रहे हो सर, मैं अपने रिलीजन को घर में मान लूंगा, बाहर ऐसा नहीं करूंगा। रोक दिया ना। मंदिरों में प्रवेश किसको जाने दिया गया? दलितों का प्रवेश चालू। पर उन जिन मंदिरों में आज लोग ऐसे ही घुस जाते हैं, पहले वहां जाति देख के घुसाया जाता था। लेकिन ये भारत का संविधान ही है जिसने आज, आप कहीं भी किसी भी पार्क में जाके बैठ जाओ, किसी भी नलके को खोल ले, कोई ये नहीं कहेगा अरे अछूत है तू तो कैसे खोल लिया तू। अब इक्वालिटी है। क्या है? इक्वालिटी। और तू रिलीजियस डिस्क्रिमिनेशन कर रहा है? सही बात है। तो राज्य, भारत ने ये अपनाया, राज्य धर्म की कुरीति को समाप्त करने के लिए हस्तक्षेप कर सकता है। स्टेट कैन इंटरफेयर इन टू एंड इवल ऑफ रिलीजन। तो हमने खत्म भी किया। सती, देवदासी, पहले देवदासी प्रथा जानते हो? लोग अपनी सब कुछ छोड़ छाड़ कर क्या किया करती थी? मंदिरों में अपने आप को समर्पित कर दिया जाता था। देवदासी, इसको भी समाप्त कर दिया, नहीं कर सकते आप। क्या कई औरतों का प्रवेश मंदिर में घुसने ही नहीं देते थे, कहते थे मंदिरों में प्रवेश नहीं होगा महिलाओं का, उसको भी रोक दिया। 3 तलाक, उसको भी समाप्त किया गया। तो हमने 3 बातें ऐड की कि भाई हाजी अली में भी घुसने नहीं दिया जाता था। बोला नहीं घुसेंगी, क्या दिक्कत की बात है? बोला हमारे रिलीजन में लिखा है। बोला रिलीजन अगर तर्क के आड़े आएगा, इफ रिलीजन एंड फेथ इज कॉन्ट्राडिक्शन गोइंग अगेंस्ट द स्पिरिट ऑफ लॉजिक, देन लॉजिक विल प्रिवेल। किसका सहारा लेंगे हम?
तर्क का, और तर्क को जो सही लगेगा फिर उसको माना। तर्क क्या कहता है, क्यों भाई भेदभाव करना, भगवान का घर है, सबको घुसने दिया जाना चाहिए। 3 तलाक के आधार पर किसी वुमेन के राइट्स, प्रोसेस है, तलाक देने से कौन मना कर रहा है, दो, खूब दो, हैं, खूब दो, हिंदू भी दो, मुसलमान भी दो, सिख भी दो, ईसाई भी दो, तुम्हारी किसी के साथ नहीं बन रही तो सीधा सा बात है, उससे क्या करो, संबंध विच्छेद। लेकिन उसके लिए भी क्या होनी चाहिए, एक डिफाइन प्रोसेस। उन्होंने ये नहीं बोला कि तलाक देना गलत है, उन्होंने क्या बोला, हाँ, और अब जब तलाक देंगे अपनी वाइफ को, आप दे के रहेंगे तो इंसान को तो गुस्से में बहुत सारे डिसीजन ले सकते हैं, उल्टा तो समझ में नहीं आ रहा, कुछ दिनों कुछ देर बाद हो सकता है आपको एटलीस्ट आपको 3 मंथ्स का तो टाइम देना ही पड़ेगा, उसके बाद आपके खर्चे आगे के करते रहेंगे, तो मूड जैसे कोई बात नहीं, रियलिटी बहुत अंतर है, ये मुझे मालूम है, पर किताबों का भी तो पहले ज्ञान होना चाहिए, तभी तो फिर आप प्रैक्टिकल को समझ पाओगे। अब सेकुलरिज्म ही नहीं पता इन प्रिंसिपल क्या होता है, क्या डिबेट करोगे फिर किसी के साथ। पहले इन प्रिंसिपल जो किताबों में लिखा है, कहाँ से कॉन्सेप्ट बने, इनके बारे में तो क्या होना चाहिए, पता होना चाहिए, तभी तो फिर उसके प्रैक्टिकल पर आओगे कि आज यहाँ पर क्या हो रहा है। तो आपको किताबों से आप क्या जानते हैं, प्रिंसिपल्स, सिद्धांत। अब देखो ये वाला सवाल समझ में आता है कि नहीं, बताओ। ये आपके नोट्स में दिया होगा, what is the difference between western model of secularism and Indian model of secularism? कर लोगे, बोलो, कि नहीं कर पाओगे। मैं आपको इसका आंसर लिखकर बताता हूं, देखो बहुत आसान है इसका आंसर लिखना, नोट्स में है, थोड़ा सा मैं पढ़ाता हूं, देखो। इंडियन और वेस्टर्न, यहाँ वेस्टर्न लिखो तब ज्यादा सही मिलेगा, वेस्टर्न और इंडियन। पाश्चात्य में क्या है, रिलीजन अलग और स्टेट अलग, है ना। भारत में ये पूरी तरीके से नहीं है, सिद्धांत में ऐसा ही है, पर ऐसा नजर आता है कि हम मिल सकते हैं, पहला डिफरेंस समझ में है। दूसरा, वहां पर कोई बात नहीं होती किसके ऊपर, इक्वल राइट्स, ऑल रिलीजन आर इक्वल और दे विल गेट इक्वल प्रोटेक्शन बाय स्टेट, ये बात होती है नहीं हमारे यहाँ कि राज्य में सब धर्म समान होंगे। तीसरा, वहां क्या माइनॉरिटी को स्पेशल राइट दिए गए हैं, कुछ नहीं। हमारे यहाँ पर अगर कोई धार्मिक आधार पर रिलीजियसली और लिंग्विस्टिकली माइनॉरिटी है तो अपने कल्चर को प्रमोट करने के लिए भारत के फंडामेंटल राइट्स में उसको स्पेशल अधिकार दिए गए। जैसे भारत में अगर कोई लिंग्विस्टिक माइनॉरिटी है, भाषाई आधार पर माइनॉरिटी है, तो अपने लिए स्कूल खोल सकती है। सुना होगा आपने, कन्नड़ पब्लिक स्कूल, तमिल पब्लिक स्कूल, सुना है ऐसा कुछ है नहीं, अपने वहां, और वहां पर वो अपने भाषा की पढ़ाई करा सकती है। तमिल पब्लिक स्कूल में जाओगे तो वहां क्या क्या पढ़ा रहे होंगे वो लोग, उनके बच्चे भी वही आते हैं, तमिली ज्यादा होंगे, और उनको कन्नड़ पब्लिक स्कूल। और मुसलमानों के लिए क्या मिले खुले हुए हैं,
मदरसे जिसमें वो क्या पढ़ाते हैं, उर्दू और कुरान, कि अपने रिलीजन और कल्चर। यही तो डर लग रहा था जब पाकिस्तान अलग हो गया, वो इलाके जो मुस्लिम मेजोरिटी थे फिर भी बहुत सारे मुसलमान हिंदुस्तान के बीच में रह रहे थे, वो कह रहे थे अब हमारा क्या होगा, मेरे को क्या हिंदू बना के छोड़ दोगे, अपने ही जैसा बनाओगे, जैसे तुम शादी करते हो, जो खाना पीना तुम खाते हो, जो किताबें तुम पढ़ते हो। बोला नहीं यार, ऐसा क्यों आता है, क्यों डर रहा है तू। बोला जी मेरा कल्चर खत्म हो जाएगा, मेरा रिलीजन खत्म हो जाएगा। बोला चिंता मत कर, ऑल रिलीजन आर इक्वल एंड दे विल गेट इक्वल प्रोटेक्शन बाय स्टेट। सभी धर्म समान माने जाएंगे और सबको समान संरक्षण मिलेगा। और डरता क्यों है, ले आर्टिकल 29-30 फंडामेंटल राइट, आगे जाके पढ़ोगे, घबराओ मत। यहाँ तो अभी बता रहा हूँ कि तुम चाहो तो माइनॉरिटी अगर चाहे तो अपने स्क्रिप्ट कल्चर को बचाने के लिए स्पेशल एजुकेशनल इंस्टीट्यूट खोल सकती है, और आज खुले हुए हैं। ये कॉन्सेप्ट वहां नहीं पाया जाता। प्लस कोई कुरीति है, इफ सम इविल इज प्रिवेलिंग इन दी सोसाइटी, तो वहां रुक नहीं सकता। हमारे यहाँ जो स्टेट है वो एक्टिव खिलाड़ी है, मतलब कोई दिक्कत आ गई तो एकदम एक्शन लेगा। वहां क्या है, साइलेंट प्लेयर, मूक दर्शक, साइलेंट ऑब्जर्वर। हमारे यहाँ एक्टिव खिलाड़ी, ये डिफरेंस है। अब बताओ, ये वाला क्वेश्चन हो जाएगा, बोलो बेटा। अब सिद्धांत तो सीख गए, तो भारत नजर आता है कि एक सेकुलर देश है। क्यों? भारत का जो प्रियम्बल है वो कहां से चालू होता है, हम भारत के लोग, हम हिंदू लोग चालू नहीं होता, हम मुस्लिम लोग भी चालू नहीं होता। भारत का प्रियम्बल कैसे चालू हो रहा है, हम। तो ये सब दिखाता है कि भारत धर्म का सहारा नहीं ले रहा। भारत में आर्टिकल 14 ये कहता है भारत के अंदर सब लोग बराबर हैं, कानून के सामने कोई छोटा बड़ा नहीं है। तो इससे भी प्रमोट होता है कि हम सेकुलर हैं। आर्टिकल 15 जब नौकरी लगने की बात, सार्वजनिक प्लेसेस में जाने की बात आएगी, एजुकेशन की बात आएगी, तो भी हर कोई जा, या रिलीजन पूछा जाता है, नहीं। जब नौकरी की बात आएगी तो भाई ग्रेजुएट हो, यूपीएससी का पेपर दे सकते हो, तो रिलीजन के आधार पर देंगे। केवल हिंदू ही दे सकते हैं, केवल सिख ही दे सकते हैं। ये सब क्या दिखाता है, इंडिया इज अ सेकुलर नेशन। इवन आर्टिकल 25 सबको अपने धर्म को पूजने का अधिकार है, सेकुलर ही दिखाता है ना ये। प्लस माइनॉरिटी को 29-30 में स्पेशल राइट्स मिले, जो क्या दिखाई देता है कि इंडिया इज अ सेकुलर कंट्री। समझ में कि भारत में नौकरी के में जब लगेगी तो धर्म नहीं पूछा जाएगा, जब आप पब्लिक प्लेसेस में जाएंगे, एजुकेशन नहीं जाएंगे तो धर्म के आधार पर भेदभाव नहीं होगा। भारत की संविधान में भी धर्म को प्रमोट नहीं किया गया है। धर्म की जगह किस शब्द का प्रयोग किया गया है, हम भारत के लोग। कानून के सामने कोई धर्म छोटा बड़ा नहीं है। जब उसके सामने आदमी आएगा तो उसको कैसे ट्रीट करेगा, एज अ रिलीजियस पर्सन और एज अ सिटीजन, ऑफ द कंट्री। तो ये दिखाता है कि भारत क्या है, एक। अब आओ व्यवहार में क्या होता है, ये क्या सीखा अब तक आपने, सिद्धांत। क्या सिद्धांत? सिद्धांत कहता है भूमे गिरियसी माता, माता जो है वो धरती से भी बड़ी है, और पिता जो है वो स्वर्ग से भी ऊपर है। व्यवहार में क्या होता है, छोड़ के चले गए एयरपोर्ट पे, वृद्धा आश्रम में, मथुरा काशी वृंदावन में क्या कर रहे हैं, माँ बाप घूम रहे हैं। अम्मा गांव ही रहे, कमरा छोटा बा, यहाँ पे बड़ी दुर्गंध है, हम वहीं पैसा भेज दे।
एक ही कमरा, हम मियाँ बीवी दो बचुआ, तुम कहाँ रही, तुम वहीं रहो, अकेले मस्त रहो, हम यहां से पैसा दे। क्या कर रहा है, माँ की भावनाओं का ख्याल नहीं रख रहा। तो सिद्धांत में क्या कह रहा है, क्या बोल रहा है, माता माता जननी, और उसके साथ व्यवहार कैसा कर रहा है, कर रहा है। तो सिद्धांत और व्यवहार में फर्क हो जाता है बेटा। यही तो यूपीएससी है, आपको दोनों चीजें जाननी है, ये भी जानना है प्रिंसिपली क्या बोला गया है, क्या बोला गया है, व्हाट आर द प्रिंसिपल्स, और व्यवहार प्रैक्टिकल, प्रैक्टिकल में क्या हो रहा है। और जो यूपीएससी में मेंस का सवाल है वो इसी के बीच का क्या है, एक दुविधा है कि लिखा कुछ और है, हो ऐसा रहा है, ऐसा क्यों होता है, विधवा आश्रम में लोग अपने माँ बाप को क्यों छोड़ आते हैं, इसी के बीच का एक द्वंद्व है। माँ बाप को हम सही से ट्रीटमेंट क्यों नहीं दे पा रहे, अपने बच्चों के लिए हमारे पास समय क्यों नहीं है। यही तो यूपीएससी के बड़े सवाल हैं कि सिद्धांत में कुछ और लिखा है और अब ना रहे वो पीने वाले, अब ना रहे वो मधुशाला। तो अब आओ, भारत पर आरोप लगता है, क्या आरोप लगता है मेरे जिगर के टुकड़ों, क्या आरोप लगता है, दिखावा वाला लोग धर्मनिरपेक्षता है, कैसी है, दिखावा है, धर्मनिरपेक्ष नहीं है, पूरा धर्म का सहारा ले रहा है। ये देखो दूसरा क्वेश्चन, दूसरा क्वेश्चन मेरे जिगर के टुकड़ों, क्या, लिख लो इस दूसरे क्वेश्चन को, ये वाला, इज इंडिया अ सूडो सेकुलर कंट्री, एनालाइज, क्या भारत एक छद्म निरपेक्ष देश है। छद्म का मतलब क्या होता है, सोने का हिरण, जानते हो, महाभारत को रामायण में दिखाते हैं, मारीच को, राम उसके पीछे भागता है, देखा आपने, सोने का हिरण दिखता है पर है, तो भारत कहने के लिए क्या है, लेकिन पूरा धर्म घुसा हुआ है। देखते हो, भारत को हिंदू राष्ट्र बना देंगे, क्या शो करता है, धार्मिक, राजनीति को धार्मिक से जोड़ रहे हो, ऐसे कोई व्याख्यान दे रहा है कि क्या बना देंगे, हिंदू राष्ट्र, तो मुसलमान, सिख, ईसाई, जैन, पारसी कहाँ जाएंगे, बताओ, संविधान पढ़ा है, बोला जी हम तो बोल रहे हैं बस लोगों को उकसाने के लिए, बोलना गुनाह है क्या, अरे तुम्हारे बोलने से अगर लाखों लोग प्रभावित होते हैं तो सोच समझकर बोलो, बच्चे नहीं हो 5 साल के कि मैंने इसे गलती, मुझसे कैसी गलती हो गई, ऐसे ही मैंने बोल दिया था, नहीं, जब आप रिस्पॉन्सिबल हैं, आपको 1 लाख 2 लाख 5 लाख 1 करोड़ लोग सुनते हैं, तो आपको कैसे बोलना है, रिस्पॉन्सिबिलिटी, आपके नाम पर लोग अगर तलवार उठा सकते हैं, आपके नाम सुन के उनके अंदर आग लग सकती है, उनके अंदर घृणा का भाव उत्पन्न हो सकता है, या प्यार का भी भाव उत्पन्न हो सकता है, दया का भाव उत्पन्न हो सकता है, धार्मिक कार्य करने का भाव उत्पन्न हो सकता है, मानवता की सेवा करने का भाव उत्पन्न हो सकता है, फिर आप जो कुछ भी बोल रहे हैं वो आप नहीं बोल रहे, आप उन करोड़ों लोगों का मार्ग प्रशस्त कर रहे हैं। फिर आपको क्या करना है बेटी, हाँ, सोच समझ के बोलना, मेरे ऊपर भी बहुत रिस्पॉन्सिबिलिटी है, इतने बच्चे मुझसे पढ़ते हैं, कुछ भी सिखाना नहीं, जितनी बातें सिखानी हो कैसी होनी चाहिए, नैतिक होनी चाहिए, है ना, यस, ये नहीं कुछ भी चल रहा है, ऐसा कुछ नहीं चलेगा।
क्योंकि विद ग्रेटर पावर कम्स ग्रेट रिस्पॉन्सिबिलिटी। जैसे जैसे ताकत बढ़ती जाती है वैसे वैसे जिम्मेदारी भी बहुत बढ़ जाती है ना। मैं उल्टा सीधा भी भाषण दूंगा, कुछ बोलूंगा तो मुझे बहुत ध्यान रखना पड़ेगा, है ना, कि आपको कहीं गलत, आप उसको गलत वे में ना ले जाएं, है ना। बिल्कुल सही कह रहे हो। हम्म हम्म लेकिन जब आप प्रशासनिक सेवा की बात कर रहे हैं तो नहीं चलेगा। अब आओ, भारत दिखने वाला है नहीं, आरोप लगता है भारत पर। देखो कैसे आरोप लगता है। जब भारत में किसी को गाय को लेकर मार देते हैं, धर्म के नाम पर उसकी मॉब लिंचिंग कर देते हैं। मॉब लिंचिंग समझते हो? भीड़ आई और उसका घर सिर्फ इसलिए जला दिया कि वो दूसरे धर्म का आदमी है। तो क्या ये सही बात है? मेरा होगा, देखो उधर पीछे, हाँ उधर दे आओ। धर्म के नाम पर लोगों को मार देना क्या है? ये एक धर्मनिरपेक्षता दिखा रहा है ना, वो धर्म धार्मिक चीजें दिखा रहा है। पार्टियों का धार्मिक भाषण देना, क्या क्या देना? ये देखो, क्या बोली ये मैडम? सुना इसका भाषण? अपने छुरी और कांटे तेज कर लो सब्जी काटने वाला। किसी ने सुना इसका भाषण? नरेश, रोशनी, शिल्पा, गायत्री। हाँ भोपाल की है, एमपी सांसद। साध्वी है, साध्वी है, साध्वी। साध्वी लोग साधी, साधु लोग साधी, साध्वी प्रज्ञा। रानी ने बोला हमारे ऊपर क्या लगाते हो, छोड़ेंगे नहीं। देख रहे हो एक दो क्लास में क्या हो गई है, होशियार हो गई। हाँ, आप तो बहुत ही होशियार हो। हेट स्पीच देते हैं, देखो। क्विंट वालों का हम धन्यवाद देंगे, उन्हीं के सौजन्य से है ये। नहीं दिखा सकते भाई। साध्वी प्रज्ञा क्या कहती है? हेट स्पीच। पूछी नहीं जाएगी पर आपको ध्यान जानना चाहिए। क्या बोलती है? बोलती है अपने छुरे चाकू तेज कर लो। नहीं, स्पीच नहीं सुन सकते भाई। ये अपने तेज कर लो। लव जिहाद बहुत बढ़ रहा है, मारामारी बहुत बढ़ रही, राजनीति होकर भाषणबाजी कर रही है। एमपी है, क्या है ये? मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, सांसद सदस्य हैं। जैसे नरेंद्र मोदी जी बनारस से जीते हैं वैसे ही जीती हैं भोपाल से। हाँ जी, हल्के में मत लो इसको। 543 लोगों में शुमार है भारत की।
जब लोग कहते हैं हमें वोट दे दो, हम राम मंदिर बना रहे हैं, तो क्या कह रहे हैं वो? जितने भी हिंदू हैं उनको अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रहे हैं कि हमने तुम्हारे लिए क्या कर दिया, मंदिर बना दिया। जैसे ही कोई बोलता है धर्म खतरे में है, क्या धर्म खतरे में है, मुस्लिम धर्म को दबाया जा रहा है कि एक हो जाओ, तो क्या कैसा भाषण दे रहे हो? अपने वोट पाने का राजनीति को शामिल कर रहे हैं, जो कि सही बात नहीं है। जब अल्लाह के नाम पर, गुरु नानक के नाम पर, मंदिर मस्जिद के नाम पर राजनीति होने लगे, तो वो कैसा देश है? धर्मतंत्री तो है वो। उसी के नाम पर लोग वोट दे रहे हैं, हर चीजें कर रहे हैं। अब ये देखो, ये भाई साहब कर क्या रहे हैं? क्या कर रहे हैं? पूजा कर रहे हैं, कोई नया हेलीकॉप्टर आया होगा, है ना? अब मान लो ये मुसलमान होते, ठीक, और यहाँ किसी मौलवी को ले आते और क्या कराते, अपने जैसे दुआ या जो कुछ भी कराते हैं, क्या हो जाती भारत में? आग लग जाती है अब तक कि कैसे करा सकते। बहुत तगड़ा कॉन्सेप्ट है कि जब आप कहते हैं राज्य के किसी भी काम में आप धर्म का उपयोग नहीं करेंगे, तो फिर आप पूजा कर रहे हैं, और वो भी एक तरह की पूजा। दोनों नहीं, फिर सब होना चाहिए, या फिर कोई भी नहीं होना चाहिए, कोई भी नहीं होना चाहिए। संविधान क्या कहता है? गलत है। अब राजनारायण अगर इसको पता चल गया मैंने ऐसा भाषण दिया, तो सबसे पहले मेरी पूजा करवाएगा, कहेगा तू इधर आ। राजनीति भी किस मामलों पे होती है? 3 तलाक के मुद्दों पर, है ना? कॉमन सिविल कोड पर, कि एक जैसे कुछ नियम क्यों नहीं? हमारे यहाँ पर, मेरे जिगर के टुकड़ों, जो हमारी जो सेनाएं हैं उनके भी नारे क्या हैं? जो बोले सोनिहाल, शस्त्रीय काल। ये भगवान का नारा है। सैनिकों का ऐसा नारा होना चाहिए, न्यूट्रल होना चाहिए। इसलिए आईएएस ऑफिसर सिर्फ एक ही बात बोलता है, जय हिंद। वो ना नमस्ते बोलेगा, ना वड़क्कम बोलेगा, क्या कहता है? जय हिंद सर। क्योंकि वो किसके जो उनका वेलकम है वो भी कैसा है? न्यूट्रल। जैसे मैं तो सरस्वती माता के नंदन से चालू करता हूँ, है ना? धार्मिक है पूरा, है, हाँ, रिलीजियस है, बट मैं सरस्वती को ऐसा ज्ञान की देवी, हाँ, वो किसी रिलीजन के लिए नहीं। तो ये आरोप लगते हैं भारत पर। आरोप समझ में आया कि वोट मांगते हो, धर्म का उपयोग करते हो। क्लियर हुई ये बात? बोलो यस या नो। अब आओ, फ्रांस वाला रह गया, इसको सीखेंगे, फ्रांस वाले को अभी यहीं छोड़ेंगे। किसको? लिखा हुआ है ऑलरेडी, हाँ, नोट्स में लिखा, हाँ। किसका? हाँ मिल जाएगा, लिखा हुआ है इंग्लिश में भी, इंग्लिश में भी लिखा हुआ, भेज देंगे आपको। इंग्लिश डॉक्यूमेंट चाहिए तो इंग्लिश में भी लिखा हुआ। अब आओ, आप आओ, एक वर्ड है समाजवाद, इसकी शुरुआत आज करते हैं। क्या वर्ड लिखा हुआ है? आप में से किसका मीडियम इंग्लिश? आपका? कोई प्रॉब्लम नहीं, हम दोनों में देते हैं, हाँ? कोई टेंशन नहीं, इनका भी इंग्लिश है, वो एक अंदर बैठा हुआ है उसका भी इंग्लिश है, बहुत लोगों का इंग्लिश है, कोई टेंशन नहीं, सब में देते हैं नोट्स। ऐसे ही स्लाइड दिखाते हैं, ऐसे ही बोलते हैं और ऐसे ही नोट्स देते हैं। व्हाट इज सोशलिज्म? सोशलिज्म क्या होता है? समाज। इसका मीनिंग क्या है? दो दर्शन है बेटा। कितने दर्शन है? दो।
टू फिलॉसफी। अब है तो ये इतना ही कि गरीबी पर क्या देना है, देना है, और अवसर की असमानता खत्म करनी, एंड ऑफ पॉवर्टी डिजीज अनइक्वालिटी, है ना। और हाँ, धर्मनिरपेक्षता, ये देख लो। आज की जो आज के जो लोकतंत्र हैं, द मॉडर्न डे डेमोक्रेसी, इस पर खड़ी है बेटा। इन दोनों बीच के बीच बीच में एक डिबेट है। इसके बीच में इक्वालिटी और फ्रीडम, है ना। डिबेट है कि नहीं? क्या डिबेट है? कैसे कम हो जाएगी? हाँ, कैसे, देख लो। चलो कार्ल मार्क्स की तरफ चलते हैं। उसके बिना कुछ भी पूरा होता नहीं है। कहाँ जाएंगे अब? जीवन में वही है सिर्फ। आजादी की मतलब लिमिट होती है। आजादी के नाम पर लोग बहुत कुछ कर रहे हैं। हर चीज की लिमिट होती है। हर चीज की, क्या बात है। मैं सच में कह रहा हूं सर, आजादी के नाम पर आज जो खास तौर से दिल्ली की लड़कियां सब कसम से हाथ पार कर रही। दिल्ली की लड़कियां नहीं, तो कसम से उनको आपको सर, अगर आपको एग्जैक्टली आउट ऑफ दिल्ली के हैं, पाकिस्तान को फील किया। आप आउट ऑफ दिल्ली के हैं? आप आउट ऑफ दिल्ली के हैं? मैं दिल्ली में ही पैदा हूँ। चलो कोई बात नहीं। सर ये जो है चप्पल तो खोल के बताओ तो काट मार देना। हाय 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 हाय, मार डाला, मार डाला। समझ रखा है, अगर किसी ने मत करी तो तुम्हें उसको कोई बात नहीं। जुगनी जी आप थोड़ा सा धैर्य रखिए। आप धैर्य धैर्य। अब आइए हम लोग, अब हम लोग चलते हैं मेरे जिगर के टुकड़ों स्वतंत्रता पर। इधर आओ, एक कॉन्सेप्ट सीखो, स्वतंत्रता। कौन सा कॉन्सेप्ट? स्वतंत्रता। स्वतंत्रता क्या कहती है? इस दुनिया में जब लोकतंत्र आया तो लोकतंत्र किस पर खड़ा हुआ है? डेमोक्रेसी इज सिचुएटेड, वो भी अपनी जगह सही है, आप भी अपनी जगह सही है, हैं? स्वतंत्रता, स्वतंत्रता। आओ इधर देखो बेटा, आपस में नहीं, बहुत फोकस पढ़ाई पर होना चाहिए, बाकी किसी चीज पर नहीं। फ्रीडम को देखो। फ्रीडम है क्या? हम पढ़ क्या रहे हैं? समाजवाद। पर इतना आसान समाजवाद नहीं, कुछ भी आसान नहीं है, थोड़ा सा गहराई पकड़नी पड़ती है। जैसे धर्म को आज आपने समझा, धर्म होता क्या है, सेकुलरिज्म क्या होता है, थोड़ा कल फिर पढ़ेंगे। इसके ऊपर एक वीडियो डालूंगा मैं, उसको आप देख कर आएंगे। स्वतंत्रता का मतलब क्या होता है? व्हाट डू यू मीन बाय सेकुलरिज्म? ओ, फ्रीडम, लिबर्टी। इसका मतलब होता है कि भाई एक आदमी जो कर सकता है, जो वो करना चाहता है, और जिसे वो करने में सक्षम है, उसे वो करने की आजादी होनी चाहिए। When a person wants to do something, he has the capacity to do it. He should be freed, है ना। उसको क्या करना चाहिए? छोड़ देना चाहिए कि वो काम कर सके, उसके काम में बाधा नहीं डालनी चाहिए। अब्सेंस ऑफ बॉन्डेज। पहले क्या होता था? स्त्री को घर से बाहर ही नहीं निकलने दिया जाता था। कहाँ स्वतंत्र थी वो? घर के अंदर काम करती रहो। दलितों को मंदिर में प्रवेश करने ही नहीं दिया जाता था। दे वर नॉट अलाउड टू एंटर इनटू टेम्पल, तो दे वर नॉट फ्री। तो एक फिलॉसफी आई जो ये कहती है कि मेरी मर्जी,
अगर मैं किसी की अधिकारों का हनन नहीं करता, किसी के बुराई नहीं करता, ऐसी कोई चीज नहीं करता जिससे दूसरों का हानि हो, और अगर मैं कुछ करना चाहता हूं तो मुझे वो करने की क्या होनी चाहिए? स्वतंत्रता। मैं पार्क में जाता हूं और पार्क में मेरा ऐसे ऐसे करने का मन है, कर लो, क्या टेंशन की बात है गुरुजी, जाओ और खूब करो। क्या भाई साहब, क्या नाम है आपका? अब्दुल साहब, खूब करो। लेकिन इधर कोई आदमी खड़ा है बस के अंदर, बस में मैं हूं और मेरा मन क्या कर रहा है? हूं या नहीं मेरी आजादी? बोला तुम्हारी आजादी कहां तक है? जहां तक दूसरे की बॉडी ना आए। जहां दूसरे की बॉडी आ गई आपको कैसे खड़ा होना पड़ेगा? हाँ, स्वतंत्र, जैसा आपने कहा स्वतंत्रता का भी एक लिमिट होता है। हर चीज का, जो ये भाई साहब बोले कि हर चीज का एक लिमिट होता है। आप स्वतंत्रता का, फ्रीडम का उपभोग वहीं तक कर सकते हैं जब तक दूसरे की स्वतंत्रता बाधित ना हो। यू कैन एंजॉय योर फ्रीडम अप टिल a particular point where you are not impinging upon the liberty or the freedom of other। आपको बोलने की आजादी है, लेकिन बोलने के नाम पर आप किसी को गाली नहीं दे सकते। आपको घूमने फिरने की आजादी है, लेकिन घूमने फिरने के आजाद पर आप नंगे नहीं घूम सकते, अनैतिकता फैलती है। आजादी के नाम पर जैसे मोदी के खिलाफ बोल रहे हैं, ऐसी करनी हाँ, गलत है। किसी के परिवार के बारे में बोल रहे हो, अपशब्द कह रहे हो, इट इज नॉट गुड। तो लेकिन स्वतंत्रता का दर्शन बहुत पुराना है, राजाओं से भी पुराना, धर्म से भी पुराना। लोकतंत्र जब आया तो वो तीन ही चीज लेकर आया, तीन वैल्यूज। डेमोक्रेसी इसकी तीन वैल्यूज, बहुत सारी वैल्यूज वो लाया। इसमें एक वैल्यू है मेरे जिगर के टुकड़ों, स्वतंत्रता। दूसरी वैल्यू है इक्वालिटी। तीसरी वैल्यू है फ्रेटर्निटी, बंधुता, भाईचारा। समझ में? ये तीन वैल्यूज कौन लेकर आया है? लोकतंत्र। जब लोकतंत्र नहीं था तो ना स्वतंत्रता थी, ना समानता थी, ना भाईचारा थी, ये याद रखना। उससे पहले राजा कहता था मार दो, और मार दिया। बोला घर के अंदर रहो, धर्म कहता था घर के अंदर रहो, धर्म के अंदर। स्वतंत्रता नहीं थी। अब ये तीन वैल्यूज कौन लेकर आया है मेरे जिगर के टुकड़ों? स्वतंत्रता, समानता और बंधुता। भाईचारा लिख सकते हैं, बंधुत्व। ये लोकतंत्र की निशानी है, कोर वैल्यूज हैं लोकतंत्र की। क्या है बेटा? कोर वैल्यूज ऑफ डेमोक्रेसी। ठीक है। अब जब स्वतंत्रता आई तो स्वतंत्रता बहुत अच्छी चीज है। जब स्वतंत्रता आई मेरे जिगर के टुकड़ों, धर्म की स्वतंत्रता जब आई कि सब लोग अपने हिसाब से अपना धर्म पूज सकते हैं, इसी को, और राज्य का कोई धर्म नहीं होगा, इसी को क्या कहते हैं? सेकुलरिज्म। पढ़ा आपने अभी? धार्मिक स्वतंत्रता। मुझे जिस भी धर्म को मैं पूजना चाहता हूं, पूजने की आजादी होनी चाहिए। आज है ना? जाओ। ऐसे ही मैं जिस हिसाब से अपना जीवन जीना चाहता हूं, मुझे उस जीवन को जीने की क्या होनी चाहिए? ये स्वतंत्रता से ही निजी जीवन को जोड़ दो। प्राइवेट लाइफ एज पर माई चॉइस। मेरा मन है अकेले रहने का, अकेले रहने दो। मेरा मन है शादी करने का, शादी करने दो। मेरा मन है कैसे रहने का? लिव इन रिलेशन। जानते हो लिव इन रिलेशन? जुगनी जी आप जानते हो? रेशमा जी आप जानती हो? नाम सुना है या जानती भी हो? हैं? आप जानते हो? आप जानते हो? जहां बगैर शादी के लड़का और लड़की एक साथ रह सकते हैं, उसी को लिव इन रिलेशन कहा जाता है। क्या शब्द लिया वो? आप जानती थी रेशमा? तो ये वहीं से निकला हुआ है। कहां से? मुझे निजी जीवन में क्या चाहिए? आजादी। मैं नौकरी करना चाहती हूँ, करने दो, आजादी होनी चाहिए। हैं?
इसी को व्यक्तिवाद कहते हैं कि आदमी किसके बारे में सोचेगा, अपने बारे में, धर्म के बारे में नहीं, समाज के बारे में नहीं, परिवार के बारे में नहीं, किसके बारे में सोचना है, सबसे पहले मैं, आई, मी, आई, माई, मी, माई सेल्फ है, समझ में आया, माइन, परिवार, माता पिता, क्या मतलब, जब तक दूध पिला रहे थे, जब तक पैसा दे रहे थे, काम के थे, अब बुढ़े हो गए, खांसते हैं, कमाते हैं नहीं, चलो चारपाई कहा डाल दो, घर से। राजनीति में स्वतंत्रता, राजनीति मतलब जो पॉलिटिक्स चल रही है वो मेरे हिसाब से चलनी चाहिए, वहीं से क्या आई, डेमोक्रेसी, हम लोगों का शासन होना चाहिए, हम आजाद होने चाहिए, डेमोक्रेसी। और आर्थिक आजादी को क्या कहते हैं, कि मैं जो कमाना चाहता हूं, जैसे कमाना चाहता हूं, जितने रुपए में कमाना चाहता हूं, जितने रुपए में बेचना चाहता हूं, इसको किसी राजा रानी या सरकार को डिसाइड करना है। कौन डिसाइड करेगा, इसी को कहते हैं बेटा कैपिटलिज्म। क्लियर हो रही है साहब? हेलो राहुल साहब, आपने तो पढ़ा हुआ है, जुगनी जी आपने भी पढ़ा हुआ है। तो स्वतंत्रता राजनीतिक क्षेत्र में, आर्थिक क्षेत्र में आई, और हमको यही वाली स्वतंत्रता पढ़नी है, पूंजीवाद। पूंजीवाद होता क्या है, where all the economics activities are in the hand of the individual, जहां सारी की सारी आर्थिक गतिविधियां किसके हाथ में होनी चाहिए, व्यक्ति के हाथ में होनी चाहिए। हाँ कुछ हो सकता है, कोई प्रॉब्लम नहीं है इसमें। थैंक यू। क्या बताया आपने, CAPR, आप कैपिटलिज्म, ठीक है, CAPITALIP, कैपिटलिज्म क्या होनी चाहिए, व्यक्ति के हाथ में होनी चाहिए, और राज्य को किसी की आर्थिक गतिविधियों में इंटरफेयर, ना सरकार ना राजा रानी, जो एक आदमी कमाना चाहता है उसको कमाने की पूरी पूरी आजादी होनी, इसी को क्या कहते हैं, कैपिटलिज्म। आर्थिक क्षेत्र में लिबर्टी इन दी स्फेयर ऑफ इकोनॉमी। इसका एक उदाहरण देता हूं, ध्यान से सुनो, उदाहरण दो, मेरा प्यारा उदाहरण कहाँ है, एक ही उदाहरण है बेटा मेरे पास, उसको देता हूं। एक बंदा था, एक डॉक्टर था, 12वीं पास करी, नीट का पेपर दिया, नहीं निकला, बोला यूक्रेन चलते हैं। कहाँ चलते हैं जुगनी, यूक्रेन चलते हैं, वहां से क्या पढ़कर आएंगे, अपनी बहन को मत बता देना, बहुत धोएगी मेरे को। क्या बात समझ में आई, बताया तो नहीं है, माता जी को परास्ती होगी आप भी, कभी नहीं बताना, तो बहुत पीटेगी मुझे। मुझे इसी एग्जाम्पल में ज्यादा मजा आता है, इसलिए मैं इसी को देता हूँ, कोई पर्सनल नहीं है, सब जगह यही एग्जाम्पल देता हूँ। जब भी गरीबी अमीरी आएगी तो इससे से चालू होगी, और कोई तरीका, मेरे पास कोई और तरीका नहीं समझाने का, क्योंकि ये मेरा पेटेंट तरीका है, इससे जल्दी समझ में आती है बात। तो एक आदमी है, बताओ 50 लाख रुपए में बाहर MBBS कर आ गया, फिर बेचारे ने बहुत मेहनत की और यहाँ का पेपर भी पास किया, यहाँ भी पास करना पड़ता है, हाँ। तो अब उसने सोचा माँ बाप का 80-90 लाख रुपए लग चुका है, तो चलो एक प्राइवेट पहले क्लिनिक डालो। शुरुआत लोग किससे करते हैं, हॉस्पिटल में तो फिर बनाने के लिए 2-4 करोड़ रुपए चाहिए, हाँ? तो उसने बोला चलो एक पहले क्लिनिक खोलो, अपना रेट रखो 1000 रुपए। क्या रखो, कि भाई एक मरीज आओ
1000 रुपए दो, दवाई लिखूंगा और ठीक हो जाओ। देखा, ये तो बड़ी नई लड़की है, लग रहा है कि ये तो ठीक भी नहीं कर पाएंगे, हम क्यों दें 1000 रुपए, नहीं देंगे। अब उसको लगा कि भाई तुम क्या कर रहे हो, माल तो बिक ही नहीं रहा, पेशेंट आए ही नहीं। उसने कहा चलो रेट घटाओ, रेट घटाना पड़ता है ना अगर माल ना गिरे तो। उसने बोला 500 रुपए में ही, 500 में भी कोई नहीं आ रहा। बोला चलो छोड़ो, जमीन से शुरुआत करेंगे, 100 में भी कोई नहीं आ रहा। बोला चलो गांव वाला तरीका अपनाएंगे, 100 रुपए में 4 खुराकी। कितनी खुराकी मिलती गांव में? नहीं, फिर भी वो 100 रुपए में खुराक भी देते हैं, है ना। तो खुराक, अब ये जो डॉक्टर है, इसकी औकात किसने डिसाइड की है कि तेरी औकात 100 रुपए है? बाजार में, है ना। मार्केट ने ही तो डिसाइड की, माल बिक ही नहीं रहा तो क्या करे। तो रेट कौन डिसाइड कर रहा है? वो खुद भी नहीं कर पा रहा है। हाँ, खुद तो उसने क्या तय किया था, लेकिन उसकी सही औकात जिस मार्केट पे उसका रेट, प्रोडक्ट बिकने लग जाए, उसकी कीमत स्टैब्लिश हो गई ना भाई, कैसा नो। अब दूसरा एक झोला छाप है। क्या है झोला छाप? मतलब आरपीएम विदाउट, दे हैव सर्टेन डिग्रीज बट वो रजिस्टर्ड होते हैं बस, है ना। वैसे एमबीबीएस नहीं किया, खोली दुकान, बस खुराक देता है, और एक खुराक खाते ही ठीक मार्केट में हल्ला हो गया, फलाना नीम के नीचे बैठता है, छोटी सी दुकान है, गंजा है, पर एक खुराक खाओ ठीक हो जाए। भागे भागे बोला, देखो बहुत भीड़ आ रही है भाई, है 100 से शुरुआत किया था, अब पहुंच गया वो 500, 1000। किसने उसकी कीमत डिसाइड कर दी? बाजार। इसी को पूंजीवाद कहते हैं, जहां पर आर्थिक क्रियाएं, इकोनॉमिक एक्टिविटी किसके हवाले छोड़ दी जाती हैं? बाजार की। ये कॉन्सेप्ट है निजी संपत्ति का। किसका कॉन्सेप्ट है? अब ये तो आप जानते भी नहीं होंगे, ध्यान। व्हाट इज निजी संपत्ति? प्राइवेट प्रॉपर्टी। दुनिया में सबसे खतरनाक चीज है रिलीजन के बाद, सबसे खतरनाक चीज कौन सी है? रिलीजन। अगर गलत तरीके से चली जाए तो रिलीजन, और रिलीजन के बाद दूसरी खतरनाक चीज अगर गलत तरीके से चली जाए, प्राइवेट। 5-6 ही कातिल हैं मानवता की। कितने कातिल हैं? 5-6। उसमें सबसे बिगेस्ट कल्पिट रिलीजन, अगर गलत चला जाए तो, और दूसरा कल्प्रिट नोटवा, अगर गलत चला जाए तो, और ठीक चला जाए तो भगवान, और ठीक चला जाए पैसा तो दया धर्म करने लग जाएगा आदमी। प्राइवेट प्रॉपर्टी। अभी प्राइवेट प्रॉपर्टी का कॉन्सेप्ट कहां से आता है मेरे जिगर के टुकड़ों? ध्यान से देखो कहां से ये आता है। ये सीधा एक कॉन्सेप्ट मानकर चलता है, भाई एक पेड़ है और एक पेड़ पे लगा हुआ है क्या? आम। किसी ने कहा आम, तो आम ही लगवाएंगे। तो अब यहाँ 4 लोग खड़े हुए हैं, ए बी सी और डी। तो अब ये लोग देखने लग गए कि भाई आम लगा हुआ है, प्रकृति ने आम लगाया हुआ है, नेचर नेचर नहीं पेड़ उगाया। तो ए ने बोला यार छोड़, अभी बहुत गर्मी है। बी ने बोला मेरा पेट भरा हुआ है। डी ने बोला छोड़ यार, आम मुझे खाना ही नहीं। और ये सी बोला यार आम में खाना है मुझे, चढ़ गया पेड़ पर और नीचे लेकर उतर आया। अब आपको क्या लगता है, ये ए बी डी को इससे आम छीन लेना चाहिए? क्यों? एक साथ नहीं, अलग अलग लोग हैं।
अरे भाई, प्रकृति के अंदर जिसने अपना खून और पसीना मिलाया है, उससे जो प्रोडक्ट तैयार होगा वो किसका होना चाहिए? जिस आदमी ने उसने उसमें अपना खून और पसीना बहाया है, श्रम बहाया है। यस और नो? नेचर ने तो सब कुछ दिया है, लेकिन नेचर के साथ लेबर कौन मिला रहा है? सी। तो सेब किसका फैला कहलाना चाहिए? सी। एक आदमी है जो 12 घंटे अपनी दुकान खोलता है, संडे को भी खोलता है, त्योहार के दिन भी खोलता है, और एक आदमी है जो आता है 10 बजे 4 बजे भाग जाता है। क्या दोनों की सैलरी बराबर होनी चाहिए? नहीं भाई, वो ज्यादा मेहनत कर रहा है और ज्यादा ग्राहक उसके पास आ रहे हैं तो उसकी ज्यादा होगी ही, क्योंकि वो अपना क्या ज्यादा मिला रहा है? लेबर। इसी को बोलते हैं कि भाई जो मिलाएगा, जिस चीज में मिलाएगा वो उसकी संपत्ति होनी। यहीं से आता है किसका कॉन्सेप्ट? किसी ने भी अगर उचित तरीके से कोई प्रॉपर्टी बनाई है तो उसको किसी दूसरे को छीनने का अधिकार नहीं होना। क्लियर हुई बात? सही तरीके से। कैसे मेरे बच्चों? ये नहीं किसी का पैसा छीन लिया है या किसी के साथ क्या किया है, छीना झपटी, बेईमानी। अगर मेहनत से कमाया है तो उसकी होनी चाहिए। और क्या राज्य को इसको छीनना चाहिए, किसी अन्य व्यक्ति को छीनना चाहिए? नहीं। प्राइवेट प्रॉपर्टी उसकी है, एक बार उसने कमा ली तो किसी को नहीं छीनना चाहिए। प्राइवेट प्रॉपर्टी कहाँ कैसे बनी समझ में आया? इस दुनिया में सबसे पहले लोग जंगलों में घूमते थे। 5 मिनट और पढ़ाऊंगा। जंगलों में घूमते थे, सबका सब कुछ था और किसी का कुछ भी नहीं। गए, पेड़ से आम गिरा, खाया सबने, और पेट जब भर गया तो सब चल दिए, गुफाओं में रहने लगे। वो हमारा कैसा जीवन था मेरे जिगर के टुकड़ों? क्या कहते हैं उसको? खाद्य संग्राहक। सुना है ये वर्ड? इंग्लिश में क्या है? हंटर एंड गैदरर। हंटर एंड गैदरर। जब हम गुफाओं में रहते थे ऐसे ही तो थे, आखेटक किया करते थे और फिर उसको क्या किया करते थे? खाते थे। फिर उस दुनिया में एक चीज का विकास हो गया। किस चीज का? जानते हो गुफाओं में आदमी रहता था आ ऊ करके? सुना है ऐसा कभी? आपने सुना है रेशमा जी? हाँ, अफ्रीका में आदमी। पर उसके बाद वो एक इलाके से गुजर रहा था, उसने देखा यार वहां कुछ दाने गिरे हुए हैं प्राकृतिक, और फिर जब घूम घाम के आए तो देखा वो पेड़ बन गया। फिर कुछ दिन बाद आए तो देखा उसमें से कुछ और निकल रहा है, तो उसने गेहूं चावल उगाना सीख लिया। फिर उसने एक जगह डाल के देखा उग रहा है, फिर उसने क्या किया? खेती करना सीख लिया। और जैसे ही उसने खेती करना सीखा वैसे ही पता लगने लग गया एक जगह रह के भी खाना उगाया जा सकता है। और फिर उसने प्लॉट घेरा अपना। क्या घेरा? बोला ये इतना खेत मेरा, और जहां ये उगेगा वो मेरा। और उसी के पास क्या बनाने लग गया? अपना घर। गांव कैसे बने समझ में आया? जहां खेती हुई, बसे, और गांव बना लिया। फिर बोला अब इतना खेत बना लिया है, इसमें से इतना क्या निकलता है, गोदाम में रहता है, मेरे मरने के बाद इसका क्या होगा? कौन ले जाएगा इसको? शादी कर ली, उससे जो बच्चा पैदा हुआ लड़का, उसको बोला ये इसका, मैं तो मर जाऊंगा लेकिन मेरा खेत और बाहर इसी का जाएगा। औरतों के साथ अत्याचार होना चालू हो गया। वहीं से चालू हुआ जब एग्रीकल्चर आया। पहला अत्याचार कब हुआ? जब एग्रीकल्चर आया बच्चों। एग्रीकल्चर इसी फेज में भेदभाव जन्म लिया है। अब पहले इस फेज में तो औरतें भी घूमती थी, पुरुष भी घूमते थे, पहाड़ियों पे और जंगलों में रहते थे, और सब घूम के खाना इकट्ठा करते थे और घूमते थे। कोई भी किसी के भी साथ सेक्स कर लेता था, क्योंकि विवाह अभी स्टैब्लिश हुआ नहीं था। जैसे अभी कुत्ते बिल्ली में आप देखते हो,
पर जैसे ही एग्रीकल्चर आया क्या हुआ, एक साथ लोग रहने लगे। अब महिला प्रेग्नेंट रहती है, जानते ही हो, सब लोग जानते हैं हम लोग। यानी 6 महीने के बाद 4 महीने बहुत एक्टिव टाइम नहीं है। जब 7वां 8वां 9वां 10वां महीना चल रहा है तो फिजिकली वो इतनी एक्टिव नहीं रह सकती, और फिर बच्चे जन्म देने के कुछ महीने बाद तक भी वो एक्टिव, बच्चे का केयर करना है, अपने शरीर को दोबारा से रिहैब करना है। तो आदमी ने क्या कहना चालू किया कि तुम घर के अंदर रहा करो, घर का काम कर लिया करो, और मैं कहाँ जाऊंगा। हाँ, वहीं से भेदभाव चालू हो गया था। पहली बार कब महिला को घर के अंदर डाला गया, वहीं। और फिर दूसरा बच्चा हुआ फिर तो उसने सोचा यार मेरे लिए घर ही ठीक है, मैं यहीं झाड़ू पोछा अपना खाना बनाना कर लूं और ये बाहर जाकर कमाएगा। और सारी की सारी प्रॉपर्टी किसके हाथ में आएगी, जो जो बाहर जाके कमा रहा है, घर के अंदर तो कोई प्रॉपर्टी बन नहीं रही। ऐसे ही पुरुष का क्या आ गई मेरे जिगर के टुकड़ों, पुरुष पे ताकत कब आई थी, जो आज तक चल रही है। जो औरत घर से बाहर कमाने जाती है वो पुरुष को कुछ समझती नहीं, ना उस जमाने में समझती थी ना इक्वल समझती है, क्योंकि उसके हाथ में कैसी पावर है। महिलाओं के साथ लोगों का कहना है कि यहीं पर भेदभाव हो गया था। और फिर उन्होंने ये देखा यार अब तो शादी करनी पड़ेगी, वरना किसका बच्चा कौन सा कैसे पता चलेगा, किसको मैं प्रॉपर्टी देकर जाऊंगा। वहीं से विवाह की एक पर्टिकुलर से ही शादी होनी चाहिए जो कि संतान किसकी है ये पता चले, है ना। यहीं से प्रॉपर्टी का सिस्टम चालू हुआ गया था। कहां से चालू हुआ, फिर तो आप सिस्टम चेंज करते जाइए, और यहीं पर दिक्कत आनी चालू हो गई प्राइवेट प्रॉपर्टी की। और ये दुनिया 2 भागों में बट गई। कितने भागों में, पहला कौन सा भाग, जिसके पास ज्यादा प्रॉपर्टी है ना, और जिसके पास कुछ भी, अमीर और इस दुनिया में किसका बोलबाला चल रहा है, इसके बारे में हम जानेंगे कल समाजवाद 1-1.5 घंटे आपको समझाएंगे। अब आज जाके आप क्या करेंगे, एक वीडियो देख लेना मेरे बच्चों। संविधान का आपने देखा बेटा, अच्छा आपने देखा, आप में से किसी का आपने देखा संविधान का, आपने जुगनी पहले देख रखी है। इस पर देखना है बेटा, सब लोग देख लो। बोला था 2 लेक्चर कम से कम देखकर आना। संसद टीवी पे संविधान, इस पर एक सीरीज है संविधान, उसका पहला लेक्चर दूसरा लेक्चर देखकर आना। और आपने 2 वीडियो नहीं देखी है तो हम आपको वो भेज देंगे, उसको आप देख लेना, फिर आप कल से जब आओगे तो बात बनेगी, ठीक है। तो कल अब मिलेंगे हम लोग 3 बजे मेरे बच्चों, साइंस एंड टेक के लिए। हाँ, हिस्ट्री रिवीजन।